जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सूरज पाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दैविक क्लासेस में। तो बच्चों, आज पॉलिनोमियल का ये 4th वीडियो है, ठीक है, जिसमें आज हम एक नया थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम। ओके, फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले फिर आपसे एक थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे, है ना, क्योंकि बात करना भी जरूरी है, इंटरेक्शन वगैरह जरूरी है। तो बात हम करने से पहले थोड़ा स्टार्ट करते अपने 9th क्लास, जब मैं 9th क्लास में था तो उस समय कुछ इंसिडेंट या कुछ घटना घटित हुआ था, जिसको मैं आपके सामने कुछ शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी यूं था कि अपन भी 8th क्लास में एक दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, फिर वहां से शिफ्ट हुए 9th क्लास में दूसरे स्कूल में आना पड़ा, क्योंकि वो क्लास 8 तक ही स्कूल था, ठीक है। तो हम जब 9th में आए तो उसके बाद अलग अलग दोस्त बने, नए नए दोस्त बने, नई नई रंग बिरंगी नई रंग बिरंगी कुछ चिड़िया दिखी, ठीक है। तो कई बच्चे उसमें प्रेम वगैरह के चक्कर में उसमें दलदल में फंसे, ठीक है। तो अब वहां पे फंसने के बाद बात ये नहीं है प्यार आपने किया, बात ये बिल्कुल नहीं है कि आपने प्रेम किया, बात ये है कि वो प्रेम अधूरा रह गया, ठीक है। अब उस अधूरे प्रेम के साथ सारे बच्चों ने, जितने लोग थे, वो अपने कैरियर पूरा दांव पे लगा दिए, और वो जाके फिर अपना पूरा का पूरा पढ़ाई लिखाई से पूरा का पूरा ध्यान ही भटका दिया। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। देखो, जब अपन लोग के पास अनुभव नहीं होता ना, या आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हो, कई लोग को अभी अनुभव नहीं होगा, तो वो लोग बहुत हंसते हैं। अगर कि कोई ये सब चोच लड़ाने में व्यस्त है तो अपन हंसते हैं, और करता है ना तो और हंसते हैं। बात ये है कि नहीं? तो ये सब चीजें होता है। आप एक जगह पे मैं भी रहूंगा तो मैं भी यही करता, ठीक है, हंसता। बट अभी के टाइम पे नहीं। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे अनुभव हो गया कि चीजें यार वो बड़ी पेनफुल थी। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, मैं आपसे एक कहानी शेयर करता हूँ। उस टाइम अपन लोगों को ना कोई अनुभव नहीं था यार, ठीक है। अपन भी वही फकीर टाइप के आदमी, मस्त मौलावरी। ये इतना गोल्डन एज होता है ना, जिसमें मस्ती मस्ती पूरा भरा होता है भाई। चेहरे पे, हर बच्चे के चेहरे पे एक अलग ही खुशी रहती है, ठीक है। कोई टेंशन फिक्र रहता नहीं है, ना घर का टेंशन, ना खेती बाड़ी, ना करियर का टेंशन। ये 9th 10th में थोड़ा सा बोर्ड का प्रेशर आता है, तो 9th में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चलता था। मेरा एक दोस्त था, वो भी ऐसे प्यार में पड़ गया। अपन लोग फिर सारे दोस्त मजे लेते थे कि देखो अब ये हमसे कट रहा है। होता नहीं कि किसी की अगर कोई बंदी बन जाए, या कोई दोस्त वगैरह बन जाए, फीमेल फ्रेंड्स, तो वो धीरे धीरे ना मेल फ्रेंड से कटने लगता था। तो अपन लोग भी चिढ़ाते थे उसको, कहाँ छोड़ने वाले हैं। तो उसे थोड़ी थोड़ी चिढ़ होती थी। धीरे धीरे उसने दूरियां बना ली। ये कह सकते हो हमारी भी कुछ कमियां रही और कुछ उसकी भी कमियां रही। यहाँ दोनों जगह कमियां रही, क्योंकि हम मेल फ्रेंड्स इतना ज्यादा किसी किसी को कभी कभी चौक में ले लेते हैं कि बेचारे की हालत खराब हो जाती है। बड़े मजे लेते हैं, है ना। आपके भी ऐसे कुछ दोस्त होंगे। अगर किसी की थोड़ा बहुत भी प्रेम वगैरह पता चल जाए तो अपन लोग भी खूब मजे लेते हैं, है ना। कुछ नहीं तो भाभी भाभी जा रही है कि नहीं, बेचारा एकदम तहस नहस हो जाए। तो वो भी करता था, प्रेम वगैरह उसने किया। जब उसका कटा ना, तो यहीं पे हम लोग चूक खा गए यार, यहीं पे हम लोग मार खा गए। हम लोगों ने उसको संभाल नहीं पाया, क्योंकि तब अनुभव ही नहीं था। अब वो हम लोग से बता नहीं पा रहा है, ना कह ही पा रहा है कि हमारा कट गया यार, कुछ मदद करो यार। वो एक अलग ही डिप्रेशन वगैरह में चलने लग गया, ठीक है। हम लोग के सामने ऐसे नॉर्मल बनने की कोशिश करता था, बट अपन लोग भी इग्नोर मार दिए, या फिर ऐसा कह सकते हो अनुभव ही नहीं था। इग्नोर नहीं कह सकते हो, अनुभव ही नहीं था कि क्या करें। और दूसरा, अगर वो बताता भी ना, तो हम ही में से 2-3 दोस्त ऐसे थे जो मजे ले लेते और बेचारा और वो डिप्रेस हो जाता, ठीक है। ये अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है मैं बताता हूं, कि अभी अगर आप प्रेम वगैरह के चक्कर में पड़ गए 9, 10, 11, 12 में, तो पहले कह रहा हूं डूब जाओगे। कोई आपके पास ना अनुभव है कैसे इन सब चीजों से निकले, और ना कोई सराउंडिंग में ऐसा एनवायरमेंट है जिससे कि आप निकल पाओ, ठीक है। इसे निकलना बहुत जरूरी होता है। इसमें बड़े बड़े लोग डूब जाते हैं भाई, हिल जाती पूरी, शरीर कांप जाती है लोगों की, ठीक है। जब आप किसी से लगाव करो और सामने वाला धीरे धीरे कट जाए, है ना, बड़ा दिक्कत होता है इस सब चीजों से उभरने में। तो वैसे वो मेरा दोस्त भी था, हम लोग सब कुछ बढ़िया चलता था। वो दोस्त धीरे धीरे जब हम लोग से कट गया, और आज अब इतना दूर हो गया कि जब अब हम लोग को जब अनुभव हुआ आसपास देखने के बाद, सराउंडिंग में देखने के बाद, तो यार बहुत ज्यादा हम लोग को तकलीफ होता कि आज उस दोस्त को अगर हम लोगों ने संभाला होता थोड़ा बहुत भी ना, तो आज वो भी हमारे साथ ही या पैरेलली थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख पाता। समझ में आया? वो पढ़ाई लिखाई से ही दूर हट गया। अरे भाई, प्यार व्यार ऐसी चीज है ना जो पूरा पूरा दिमाग ही चूस जाती है, समझ लो। इसीलिए कहा जाता है ना, किसी को बर्बाद करना हो ना, तो 2 चीज उसको लगा दो। एक, या तो नशे करने लग जाए, या तो उसे किसी से ट्रू लव हो जाए। समझ में आया? इन दोनों में बड़ी तबाही होती है इंसान की, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, अभी तो आप लोग नशे नहीं करोगे, इतना तो पक्का आपसे कंफर्म है। शहर के बच्चे कुछ करने लग गए हैं, बेटा आप लोग नशे मत करना यार। इतना समझो, नशा बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। अगर आप एक बार नशे में चले गए ना, फिर आप कभी भी छोड़ नहीं पाओगे। इतना समझो कि आप मास्टरबेशन
आप बहुत लोगों को मास्टरबेशन की भी लत लगती है ना, मास्टरबेशन में आपको 1-2 मिनट का सुकून मिलता है या दिमाग को रिलीफ मिलता है, लेकिन नशे करने में ना आपको एक लंबे समय तक का आपको रिलीफ मिलता है। इसलिए सोचो, एक नॉर्मल मास्टरबेशन लोग नहीं छोड़ पाते तो नशे कहां से छोड़ पाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले ही हिदायत दे रहा हूं, ये सब इसलिए भी बता रहा हूं ताकि आप गलती ना करो, ठीक है। जो लोग बचे हो वो बच जाएं, और जो करने की सोच रहे हो या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी और बच जाए, ठीक है। समझ मारे बात, एक नशे मत करना, दूसरा किसी से ट्रू लव अभी मत कर लेना 12वीं तक, ठीक है। 12वीं के बाद आप कॉलेज वगैरह में, अच्छे कॉलेज में जाओ या वहां करना, वहां तब तक क्या होगा जानते हो, थोड़ा सा आपको अनुभव हो जाएगा, चीजों को हैंडल करने आ जाएगा। अभी आप बड़े कच्चे उम्र में हो यार, बहुत मानो, कभी कभी आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मान रहे हो तो भी दिक्कत की बात है, ये भी बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप जबरदस्ती मेरे से ये कहो कि मास्टर कुछ भी ज्ञान दे रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो ये जरूरी देखो, आप में से आप धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाओगे ना, एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, जब आपकी उम्र में रहता था ना, मैं भी यही चीज बोलता था या यही सब चीजों पे हंसता था। हद तो तब हो जाती थी, अपन लोग 8th तक ना, लड़की उधर से जा रही ना, ऐसे मुंडी करके जाया करते थे, समझ में आ रहा है कि हद कौन बोले। बोलचाल में भी ना बड़ी दिक्कत होती थी। 9th-10th में धीरे धीरे खाली चेहरा देखना शुरू हुआ है, ठीक है। 11th-12th चुपके देखते थे, फिर 12th तक तो मुझे कुछ भी नहीं, मतलब आप उनको 12वीं तक कभी प्यार व्यार नहीं हुआ, सच बताओ तो। लड़की वगैरह से बातचीत भी, इंटरेक्शन में भी फटती थी अपनी, सच बताओ। लड़कों के साथ बड़ी बदमाशी किया हूं, इतना कचर के बदमाशी किया हूं ना, कुछ पूछो मत, बदमाश तो मैं बहुत था, ठीक है। तो मैं क्या करूं, तो 9, 10th, 11, 12th में आपको प्यार और मोहब्बत से बचना है। जब आप 12th या ग्रेजुएशन वगैरह में जाना, एक अच्छे कॉलेज में जाना, तो वहां एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की ढूंढना, बढ़िया से प्यार और मोहब्बत करना। अगर विचार मिलेंगे तो लाइफ टाइम या लॉन्ग लाइफ अपना जी लेना, अदरवाइज में 2-3 साल जाते जाते कट पिट जाएंगे, और कट पिट जाएगा ना तब संभल जाओगे, सच बताओ। और तब आपके पास समय होता है प्रॉपर संभलने तक का, समझ में। अभी नहीं समय है, बात ये है। अभी 9, 10th, 11, 12th इतना बेसिक है ना कि अगर 1 साल का भी अगर स्किप किए ना तो अगले साल दिक्कत आ जाएगी। और जब ग्रेजुएशन करते हो ना, तब इतना, पहली बात तो पढ़ाई इतना बहुत ज्यादा वो नहीं होता, टफ नहीं होता। दूसरा, टफ बिल्कुल नहीं होता वो सब पढ़ाई एकदम, क्योंकि बेस इतना स्ट्रांग है ना। कभी भी इतना समझो, इंजीनियरिंग वगैरह हम लोग करते हैं ना, एक रात में पूरी सिलेबस खत्म कर देते हैं भाई, एग्जाम से पहले पास तो हो ही जाते हैं, अच्छे खासे ग्रेड्स आ जाते हैं, समझ में आया। तो तब तक आपके अंदर इतनी इनबिल्ड हो जाएगी कि आप कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा, कॉलेज वगैरह में यार साथ में घूमोगे यार, हाथ में हाथ डाल के घूमोगे, कोई दिक्कत नहीं। और अभी 9, 10, 11, 12 में वो छुप के प्यार करोगे और कटेगा ना, किसी से कह भी नहीं पाओगे, ठीक है। अब आज मैंने ये सब क्यों बताया, क्योंकि इसमें एक कहानी मैंने बताया अपने दोस्त की। ऐसा आप में, आपके आसपास अगर कोई सराउंडिंग में बच्चा हो ना, तो आप लोग हंसी मजाक बना के उसे उड़ा मत देना, आपका ही दोस्त है। उसे देखो, पहली बात तो उसमें दोस्त की भी कमी होती है, जिसके बाद बंदी हो जाती है ना वो कटने लग जाता है, ये भी एक खराबी। भाई दोस्त को भी समय देना होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी टाइम आप उधर ही निकाल रहे हो, उसकी भी एक कमी है। दूसरा, हम लोग से क्या कमी होती है, हम लोग कुछ ज्यादा ही उसे चिढ़ा देते हैं ना, छेड़ देते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा आप लोग म्यूचुअल बना के रखना। और कभी कोई दोस्त अगर ऐसी स्थिति में ग्रसित हो जाए या फंस जाए, तो आप लोग कोशिश करना कि उसे ऐसी प्रताड़ना ना दे, क्योंकि मानसिक रूप से वो ना एकदम बीमार हो जाता है, ठीक है। ऐसी चीजों में कोई 1-2 खास दोस्त हो जो उसे हैंडल करें, समझाएं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलो, इन्हीं सब बातों के साथ अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। फैक्टर थ्योरम है ना, बड़ा प्यारा और बहुत ही अच्छा थ्योरम है, इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी 9th, 10th, 11th, 12th में जो भी कहानियां घटित हुई है ना, मैं आपको धीरे धीरे करके एक लेक्चर में बताता रहूंगा, ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ ठीक है यार, सबसे गलतियां होती रहती, ठीक है। सबसे नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही कह रहा हूं। अगर हो भी जाए तो आप लोग उसे मैनेज कर लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारे जैसा हमारे दोस्त के बीच में जो हो गया वो आप लोग के साथ हो जाए, ठीक है। ये बहुत बाद में मुझे पर्सनली रियलाइज हुआ यार कि निकाला जा सकता था, उसे नहीं निकाल पाया मैं, ठीक है। बहुत तकलीफ होता है यार ऐसे चीजों में, जब दोस्त डूब जाए कोई और अपन कुछ कर ना पाए, ठीक है। क्योंकि दोस्त भाई बहुत लकी, ऐसा समझो कि दोस्त जो है ना वो बड़े जिगर के पास होते हैं भाई, वो बहुत आपके पास होते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों को बना के रखो, कभी खो ना जाओ ऐसे दोस्तों को, ठीक है। बहुत जरूरी होते हैं दोस्त। चले आगे, चलो शुरू करते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। शुरू करते हैं अपना फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, अभी इसके पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम एक बार पिछले लेक्चर्स का मैं रिवाइज कर दूं। रिमाइंडर थ्योरम क्या था, जो अगर कोई पॉलिनोमियल px है, अगर उसको हम x माइनस a से डिवाइड करें, या एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी हो, ठीक है, उससे अगर डिवाइड करें, तो आपका जो रिमाइंडर
आएगा वो सिंपली एफ ऑफ ए कैलकुलेट करके आप निकालोगे। और अलग अलग हमने वेरिएंट भी बताया था उसमें, है ना, नोट करा के लिखवाया था कि ए एक्स प्लस बी से अगर हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, या एक्स प्लस बी हो जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये सब हमने रिमाइंडर थ्योरम में बताया था। क्या बताया था, अगर कोई पॉलिनोमियल, एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ और सारी चीजें बता देता हूँ, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। हमने क्या कहा, अगर कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स है, जिसकी डिग्री जो है ना वो क्या है, ये कंडीशन होना चाहिए, डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो। और इसे जब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल जैसे x प्लस ए या x माइनस ए या ax प्लस बी या ax माइनस बी या a माइनस बी एक्स, ऐसे चीजों में आपका ऐसा कुछ लीनियर पॉलिनोमियल हो, ऐसे जब डिवाइड किया जाता है तो इसमें हमने कहा था इनको मॉडिफाइड करो, x माइनस ए जैसे इस फॉर्मेट में मॉडिफाइड करो, जहां x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और बीच में एक माइनस आना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, अगर x माइनस ए है तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर नॉर्मली f ऑफ a से आप कैलकुलेट कर लोगे। और इन सब में क्या क्या बताया था, x माइनस माइनस ऑफ a लगा लो, तो f ऑफ माइनस a कैलकुलेट करोगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, a कॉमन ले लो, x b बाई a हो जाएगा, माइनस माइनस लगा दो तो माइनस बी बाई ए इसमें रख के कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, प्लस बी बाई ए रख लो, इसमें माइनस बी कॉमन ले लो तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें ए बाई बी ही नॉर्मली रखते थे। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई। ये था आपका पिछले लेक्चर्स का रिवीजन। अब इस लेक्चर्स में हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या होता है अभी मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, रीड लगा लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये क्या करना, लेट कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या एक से बड़ी है, एकदम रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही अभी तक बात ये कह रहा है। कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या एक से बड़ी है एंड ये कोई रियल नंबर है, ये कोई रियल नंबर है। रियल नंबर समझ में आ रहा है, रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। क्या कर रहा है, ए बी ए रियल नंबर सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p x। शायद अभी आपको कुछ भी ना समझ में आएगा, ठीक है, मैं आपको पहले समझाऊंगा। मान लो कोई आपका एक पॉलिनोमियल क्या है, एक कोई पॉलिनोमियल है, उस वो पॉलिनोमियल px है, ठीक है। आपने क्या किया, p ऑफ a कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, p ऑफ a। कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x, लेट अस सपोज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ऐसा कुछ है, ठीक है। आप क्या करोगे, p ऑफ a कैलकुलेट करो। और p ऑफ a कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें a रखने के बाद, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने। मान लो p ऑफ a आपने इधर फिर सॉल्व किया, वो कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। तो ये कह रहा है कि जब P ऑफ A कैलकुलेट करने में जब आंसर 0 आ जाए तो x माइनस a जो है ना ये इसका फैक्टर होगा। अब फैक्टर क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे 12 लिखा हुआ है, 12 को 6 इंटू 2 कर सकते हो ना, तो 6 क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी फैक्टर वो नहीं, ऐसे समझो 12 है, इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, वही होता है क्या इसका फैक्टर। जैसे 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 6 कर सकता है, और भी 3 भी कर सकता था, 4 भी कर सकता था, 5 6 भी कर सकता था, फिर 12 कर सकता है। ये इतने फैक्टर्स हैं इसके, किसके, 12 के। तो अभी आपसे इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो ये पहले समझा दूं कि कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका क्या पूछेगा, फैक्टर पूछेगा। क्या पूछेगा, फैक्टर। तो उसको निकालेंगे कैसे, वही चीज भाई हम देखेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के सवालों में। तो अभी क्या कह रहा है, जो वो थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या एक से बड़ी है, लेकिन जब आप कोई आपका रियल नंबर है जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर 0 आ जाता है, ए को जीरोस भी कह सकते हैं ना इस पॉलिनोमियल का, याद आया, जीरोस में मैंने बताया था। अच्छा, जीरो से एक क्वेश्चन हमने, 1 मिनट इसको रोकेंगे, जीरो से एक हमने क्वेश्चन पूछा था कि एक्स वाई माइनस 4 बराबर 0 है, इसकी डिग्री 2 है, तो आपको 2 रूट बताने हैं, 2 रूट बतानी है। तो आपने बताया नहीं ना, इसको थोड़ा सा मैं अभी रोक देता हूं, यहां पे समझो एक्स वाई, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है आपकी 2, तो इसके पास कितने रूट होने चाहिए, 2 रूट होने चाहिए, है ना। यही करें, नहीं, यही बात आपका गलत है। याद रखना, वो जो रूल था ना, वो जो रूल था वो रूल किस पे बेस्ड था, वो पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल के लिए। यही बात मैं बताऊंगा, रूल किस पे बेस्ड था, नोट करके ये बात आप लिख लेना, वहां पे किस पे बेस्ड था, रूल करके ये लिख लेना क्या, कि पॉलिनोमियल, दिस रूल इज वैलिड ओनली फॉर पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। समझ में आया। तो आप लोग ये आप कहोगे इसके लिए क्या होगा, इसका रूट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका रूट एग्जिस्ट करेगा, इसके इनफाइनाइट रूट होंगे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। इसका डिग्री 2 है, लेकिन अब इसमें
ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सिर्फ दो ही रूट होंगे, इसके इनफाइनाइट रूट होंगे। समझ में आया? मैं अभी दिखा देता हूं कितने रूट होंगे। लेकिन ये जो आपको मैंने एक रूल लिखवाया था कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री जो जितनी होती है उतने ही रूट्स होंगे, उतने ही मैक्सिमम रियल रूट्स होंगे, और अगर देखा जाए तो इमेजिनरी और रियल रूट्स को मिला के उतने मैक्सिमम रूट्स होंगे। ठीक है, ये बात हमने बताया था किसमें, उसमें। लेकिन वहां पे यही बात ऐड कर लेना नोट करके कि वो रूल किसके लिए वैलिड है। दिस रूल इज वैलिड ओनली फॉर पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। समझ में आया? ये डाउट था ताकि आपके दिमाग में उस टाइम है, मैंने जानबूझ के नहीं बताया ताकि आपका दिमाग थोड़ा हिले और ऐसी चीजें याद रहे। समझ में आया? ऐसा ना हो कि कहीं पर आप फंस जाओ। समझ में आ रही बात? चले आगे। तो अब इसके इनफाइनाइट रूट्स अगर कोई आपसे पूछता है तो ये क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक को हमने 4 लिख दिया, एक को 1 लिख दिया, तो आपका 4, 1 एक रूट हो जाएगा। इसमें x और y, ये पहला वाला x का है, दूसरा y, दूसरा आपका 1, 4 हो सकता है, तीसरा 1/4, 16 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं ना। 1, 8 और कितना होना चाहिए, 4 ना, तो 32, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये सब के सब इसमें रखो, x का x के जवाब, y का y के जवाब, सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब जीरो हो जाएंगे, और इसके जीरोस पेयर में आएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल है ना x और y, इसलिए इसके जीरोस पेयर में आएंगे। चलो ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आया होगा कि वो जो रूल हमने लिखवाया था कि जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल का उतने ही रूट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल के लिए वैलिड है। पॉलिनोमियल ऑफ मोर देन वन वेरिएबल के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और वो डाउट आपका क्लियर हो गया। शायद संजोग से ये याद आ गया। ये मैं सोच रहा था पिछला जब लेक्चर रिकॉर्ड किया ना तो उसमें सोचा था बताने को, तब तक दिमाग से ही उतर गया। ठीक है, चले आगे। तो आप ध्यान दो क्या बता रहा हूं कि हाँ, ये आप ध्यान दो, ये क्या कह रहा है, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और आपका a कोई रियल नंबर है सच दैट कि आपने p ऑफ a कैलकुलेट किया, जो कि इक्वेशन में क्या गया, 0 आ गया, तो इस समय a जो होगा ना px का रूट भी होगा। ये भी बात ध्यान देना। लेकिन ये जो फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है कि आपका उस समय जब p ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो x माइनस a इसका एक फैक्टर जरूर होगा। यही बात ये कह रहा है। समझ में आया? तो जैसे p ऑफ a आपने कैलकुलेट किया, 0 आ गया, तो x माइनस a इज फैक्टर ऑफ किसका, p ऑफ x का। समझ में आया? ये वही थ्योरम है। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको फिर से समझाता हूं। जिसको अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझाऊंगा। सब लोग कंसंट्रेट करो, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन हटा दो। ठीक है, अगर लिख भी रहे हो तो पेन रख दो नीचे। समझो फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे, ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर दे, वो सारे नंबर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था ना 12 के सारे फैक्टर, तो वो सारे के सारे नंबर उसके फैक्टर कहलाएंगे। ऐसे सेम अलजेब्रा में भी होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहते हैं। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करता हूं। लेट अस सपोज आपका कोई पॉलिनोमियल, जैसे यहां पे लिखा था, ठीक है, जैसे आपका कोई पॉलिनोमियल px है, आपका x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप ऐसा कोई पॉलिनोमियल अलग से ढूंढ के बताओ। लेट अस सपोज एज्यूम कर लेता हूं x+3 है, x+3 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो हम कहेंगे x+3 इज अ फैक्टर ऑफ ये किसका, इस पॉलिनोमियल का। अब ये x+3 निकालेंगे कैसे, ढूंढेंगे कैसे, ये एक अलग प्रोसेस होगा। और अभी जो फैक्टर थ्योरम कह रहा है वो एक अलग चीज है। वो क्या कह रहा है, अगर आपका p ऑफ a, मान लो कोई रैंडम नंबर, आपने a रियल नंबर, कोई ऐसा अज्यूम कर लो कोई a रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, जब आपने यहाँ पे p ऑफ a रख के कैलकुलेट किया, यहाँ पे a³ प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7, जब इसको आपने कैलकुलेट कर लिया, मान लो a कोई नंबर है और आपका आंसर 0 आ गया। ठीक है, ये अभी कोई बुक लो, बुक आदमी पूछ लेगा सर 0 कैसे होगा। अरे मैं a कोई नंबर ऐसा अज्यूम कर लो कि इसको कैलकुलेशन करके 0 आ गया आंसर। ठीक है, अज्यूम कर लो यार, इतना बोका वो मत बनो यार। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या किया आपने, ये 0 आ गया, तो जब ये p ऑफ a आपका 0 आ गया ना, तो अब ये क्या कह रहा है, x माइनस a, यानी इस a को उधर भेज दो, x माइनस a आपका क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, किसका, इसका। समझ में आया? यानी x माइनस a इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, आपको चेक करा के दिखाऊंगा। समझ में आ गया? अब इसका एक कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या कह रहा है, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ a इज 0। अब ये कैसे करा, अच्छा अगर x माइनस a अगर इसका फैक्टर है, दैट मींस ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। जब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और ये चीज तो रिमाइंडर ही है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये चीज रिमाइंडर आता है, अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आ रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम यही है ना, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, तो अगर इस x माइनस a को इससे डिवाइड करें, तो रिमाइंडर थ्योरम से आप f ऑफ a कैलकुलेट कर लो, p ऑफ a कैलकुलेट कर लो, वही रिमाइंडर आएगा। और p ऑफ a क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मींस x माइनस a क्या है, इसका फैक्टर है, डिवाइड तो कर रहा है ना। रिमाइंडर 0 मतलब क्या हो गया, डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली।
तो ये कन्वर्स हो गया। चाहे इसको ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो। फिर से मैं समझा रहा हूं, फैक्टर थ्योरम नॉर्मली क्या कह रहा है, px कोई पॉलिनोमियल है, px कोई पॉलिनोमियल है और आपने p ऑफ a कैलकुलेट किया, वो 0 है, x माइनस a क्या होगा, इस pa का फैक्टर होगा, ठीक है। और दूसरा इसका कन्वर्स भी ये बात है, अगर x माइनस a किसी का फैक्टर है पॉलिनोमियल px का, तो आपका p ऑफ a 0 आएगा, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। समझ में आया? फैक्टर कहने का मतलब है कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और उस स्थिति में रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। समझ में आया? इसे आप लिख लेना, ये रिमाइंडर ही है। क्या है? रिमाइंडर है। समझ में आया? ये अपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा हुआ है। आगे चलें। चलो अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन, अब अगर जितना कसर रह रहा होगा, अभी सारा क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस करके करके आपको समझा देंगे। एट द एंड आप लोग वीडियो के एंड तक जाते जाते आप लोग समझ जाओगे कि फैक्टर थ्योरम क्या है। बहुत इजी है, ठीक है, डोंट वरी। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लेना इसको। ये क्या कह रहा है, इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये x प्लस ए किसका फैक्टर है, px का है, पॉलिनोमियल px का फैक्टर है, दैट मींस ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा, उस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। और रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब x प्लस ए px को डिवाइड करता है तो सिंपली इसको माइनस बनाते हैं, इसको भी माइनस, है ना। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से, यही चीज तो है रिमाइंडर थ्योरम ना। तो क्या कैलकुलेट करो, p ऑफ माइनस ए, और उस टाइम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये चीज 0 होगा। अगला वाला देखो, अगर ax माइनस b है फैक्टर किसका, पॉलिनोमियल का, तो उस टाइम इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये सब के सब रिमाइंडर ही लिखे हैं, ठीक है। अगर आपका ax प्लस b फैक्टर है पॉलिनोमियल का, उस सिचुएशन में ये चीज होगा, इफ दिस देन दिस, ठीक है। अगर ये चीज है तो वो चीज जरूर होगा। आगे ये आपको शायद नया दिखे, अगर x माइनस ए एंड x माइनस बी दोनों आपका किसका फैक्टर है, पॉलिनोमियल का, तो उस सिचुएशन में इससे अलग रिमाइंडर निकालो, इससे अलग रिमाइंडर निकालो, तो दोनों से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलो आगे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूरी था। आगे बढ़े, चलो इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है आप शो करो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अगर इस नंबर, अगर इस पॉलिनोमियल अगर इसका फैक्टर है तो दैट मींस ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और जब कोई चीज कंप्लीटली डिवाइड करता है उस समय रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मैं कहूं 12 का आपका फैक्टर बताया था ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, तो इसमें से अगर ये सारे इसके फैक्टर हैं दैट मींस ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तभी तो ये फैक्टर कहला रहा है, और उस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कुल मिला जुला के इस सवाल में अगर हमें ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है, तो हम इसको शो करने के लिए हम इसमें ये शो कर सकते हैं कि ये जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो उस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप रिमाइंडर निकालो, यहां से इसको करके रिमाइंडर निकालेंगे, और अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या बोल देंगे, ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आया क्या अप्रोच है? फिर से कह रहा हूं, ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि शो करो ये इसका फैक्टर है। अगर ये चीज इसका अगर फैक्टर होता तो इससे डिवाइड करेंगे ना, इसको जो है जब डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर वो रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया तो हम बोल देंगे वो फैक्टर है, अदरवाइज में नहीं है। चलें आगे। अब रिमाइंडर निकालने के लिए 2 तरीका होता है, एक तो आपका रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो हम दोनों से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है आपको पता है ना, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जब भी x माइनस ए क्या करे, किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करे और उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो सिंपली जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बात हम लिख भी दे रहे हैं आपको, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम इफ px पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड डिवाइडेड बाई x minus a, then remainder is equal to, remainder is given by simply क्या हो जाना चाहिए, किससे, px आप पॉलिनोमियल बने हो ना, तो p ऑफ a से। समझ में आया? तो ये आपको रिमाइंडर थ्योरम आपका यही चीज बोलता है। तो अब आप चलो रिमाइंडर निकालो, हम चाह रहे हैं रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर इज इक्वल टू आ जाएगा p ऑफ 3 कैलकुलेट करो, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको लिखने से पहले हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट px मानते हैं, चाहे fx मान ले, fx ही मान ले, क्या fx इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, इसको हम fx बोल दिए, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर आपका आ जाएगा f ऑफ सिंपली 3 कैलकुलेट करो। अब f ऑफ 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये f ऑफ x है, यहाँ पे जहां जहां x दिख रहा है वहां 3 पुट कर दो, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस का 12। आई होप आपको कैमरे में दिख रहा होगा, है ना, हाँ दिख रहा है। इसके बाद हम इधर लिखेंगे, चलो इधर लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 27,
फिर ये आपका कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 आपका पड़ा था, प्लस 12 माइनस 12 प्लस 27 माइनस 27 कितना आ गया 0। तो आप यहाँ पे लिखोगे हियर रिमाइंडर इज 0, क्या है इज 0 व्हेन x minus 3 is dividing the polynomial fx, ठीक है, किसको डिवाइड किया fx को, hence x minus 3 is factor of किसका फैक्टर है fx का। समझ में आया, ये बात आप लिख लो, समझ में आया। आई होप आपको आप सबको समझ में आया होगा। क्या प्रोसेस सिंपली था कि आपका अगर इसका फैक्टर होगा तो इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होगा तभी दैट मींस ये कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है, और जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तभी हम कहते हैं कि वो नंबर उसका फैक्टर है। समझ में आया, उसी का अप्रोच लगाया, हमने रिमाइंडर निकाला और रिमाइंडर को हमने देखा 0 आ गया और हमने बोल दिया x - 3 फैक्टर है। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। अब इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप रिमाइंडर है आपको याद आया हो तो हम करते थे, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी आपको नहीं करना है, बट आपको धीरे धीरे डिवीजन भी सीखना है तो इसलिए करवा रहे हैं। तो x - 3 को डिवाइड करना है किससे, x³ - 3x² प्लस 4x - 12। चलो डिवाइड करो। हम कहते हैं इसका पहला टर्म उठा के इधर चुपके से निकाल लो, सबसे पहला वाला टर्म, तो ये x² आ जाएगा। यहाँ x² लिखो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये x³ ये -3x²। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये तो कंफर्म है कटेगा, अगला वाला भी कट जा रहा है, जरूरी नहीं कि ये कटे ही, ठीक है। तो ये अगला 4x - 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पहला टर्म तो 4x डिवाइड बाई x, x कटा तो क्या आ गया +4। तो अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस माइनस -12, देखो ये भी माइनस ये भी प्लस, प्लस माइनस ये प्लस है ना, तो ये भी प्लस ये भी माइनस, कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां से भी अब आप लिख सकते हैं हियर रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग x - 3 बाय polynomial px डिवाइडिंग बाय x - 3 द रिमाइंडर बिकम्स 0, हेंस x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 3x² प्लस 4x - 12। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, सो दैट x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x for 10 - 1 एंड आल्सो x for 11 - 1। ठीक है, हम इस पॉलिनोमियल हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट fx बराबर कितना है x की पावर 10 - 1 एंड gx बराबर क्या है x की पावर 11 - 1, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। नाम दे रहे हैं बस, ऐसा समझो कि ये पॉलिनोमियल लिया, ये पॉलिनोमियल, इनको एक नाम दे दे रहे हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है ना, उसका नाम दे देते हैं अल्लू कल्लू लल्लू पल्लू जल्लू, वैसे ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या है ये आपका पॉलिनोमियल है और उसका कुछ हमने नाम दे दिया fx और gx। हमने बताया भी था ये fx क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। लल्लू पल्लू जल्लू नहीं है ये सब, ठीक है। ये सब गाँव में ही होता है, ठीक है। एक तो गाँव में नाम बड़ा तेज बिगाड़ते हैं यार, अपन का भी कुछ नाम है, ठीक है। ऐसे कुछ ना बताओ तो वही सही है, गली मत है, ठीक है। सूरज ही नाम है यार, ज्यादा खराब मत करना, ठीक है यार। आप अपने हो यार, नाम मत बिगाड़ना, ठीक है। चले आगे। गांव में तो मान लो किसी का नाम ऐसे ढकेलू प्रसाद, भुरई मुसई, मतलब कुछ भी रख दे रहे हैं, अल्लू कल्लू पल्लू, ये मल्लू इधर आओ, ये वो फलाना ढमकाना, अजब अजब टाइप का नाम रखते हैं। मान लो किसी का नाम संतोष है ना, तो उसका नाम संतोष से कोई शुद्ध रूप से बुलाएगा ही नहीं, इतना समझ लो। हे संतोष हुआ इधर आओ, जैसे लड़का हो संतोष, ठीक है, ऐसे होता है। चलिए आगे। तो अब आप ध्यान दो, fx है जो आपका, इसको हमने fx कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया gx कर दिया, और ये आपका x - 1 कह रहा है, इसका भी फैक्टर होना चाहिए, इसका भी ऐसा आप शो करो, दिखाओ। चलिए अब देखो नाउ अगर x माइनस, अभी अप्रोच क्या लगाएंगे, सबसे पहले ये तो सोच लें x - 1 अगर इसका फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, दैट मींस x - 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, और कंप्लीटली जब डिवाइड कर देगा दैट मींस रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, fx और x - 1 को डिवाइड करोगे, ठीक है। नाउ when x - 1 divide to fx then तब क्या होगा, ठीक है। then रिमाइंडर इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा, f(1) से कैलकुलेट हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, यहां लिख रहे हैं फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से, ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से ये बात हमने कह दिया। अब f(1) कैलकुलेट करो, तो ये क्या है 1 की पावर 10 - 1, 1 की पावर 10 मतलब 1, 1 - 1 मतलब 0 आ गया कि नहीं, यहाँ पे भी 0 आ गया। अब जैसे आपने ये चीज देखा fx के लिए डिवाइडिंग fx एंड यहाँ पे लिख लो gx, देन ये आप अब उसके बाद देखो, अब gx के लिए देखो रिमाइंडर फॉर fx के लिए, यहां लिख दे रहा हूं पूरा, रिमाइंडर फॉर fx के लिए। अब हम आगे देखेंगे रिमाइंडर फॉर gx के लिए, इधर देखो रिमाइंडर फॉर gx के लिए, ठीक है। gf के लिए नहीं gx, ठीक है, बड़ा gf मत रटना, ठीक है।
ऐसा नहीं हो कि जीएफ 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 ही हो गई, ठीक है। आगे बढ़े तो ध्यान देना, आपका क्या है वहां पे 1 की पावर 11 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 दैट मीन्स कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आ गया। तो आपका रिमाइंडर कैसे देता है यहाँ पे लिख लेना यार, मैंने एक स्टेप खा गया क्या, जीएफ के चक्कर में, ठीक है। एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की पावर 11 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया। तो ये इक्वेशन नंबर हम 1 दे रहे हैं, कहीं माइक ना ऑफ हो जाए, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, जब माइक ऑफ हो जाता है ना पूरा दिमाग का दही हो जाता है, मन करता पीस के पी जाऊं अपने आप को ही। आगे चले तो देखो फ्रॉम इक्वेशन, अब एक स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ प्रॉपर मेंशन करके, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आपने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में क्या निकाला, रिमाइंडर इन बोथ केस इज 0, hence x minus 1 is factor of fx and gx, which is fx मतलब x पर आपने मान लिया ना यहाँ पे, तो वही भी लिख दो। समझ में आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि जो घोचुओं को नहीं समझ में आया होगा उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरी गुस्सा और मेरी क्रोध को आप बिल्कुल भी सीरियस ना लें, ठीक है। मैं पहले कर रहा हूँ, ये मेरा नेचुरल टोन है, ठीक है, नेचुरल टोन है, ठीक है। ऐसे डांटता उड़ता रहता हूँ तो आप ज्यादा वो टेंशन मत लेना, ठीक है। कहीं डिसलाइक उसलाइक करो, डिसलाइक कर लोगे तो काव खा लोगे यार मेरा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या करूं, डिसलाइक उसलाइक कोई मैटर नहीं करता भाई। मैं कभी नहीं कहूंगा आप लाइक वाइक करो, मैं कभी अपने वीडियो में किसी भी वीडियो में बता दो जहां से मैंने शुरू किया हेलो दैविक क्लासेस लाइक करो, आप ऐसा कुछ कभी भी कहा हूं नहीं। आपको पसंद आएगा तो आप खुद लाइक करोगे, आपसे रहा ही नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कंटेंट में दम दिखेगा और हालात दिख जाएंगे ना कि मास्टर सच में यार बहुत ज्यादा मेहनत करा, एक ना एक दिन आप लाइक जरूर कर दोगे, ठीक है। इसलिए लाइक कभी मांग, आप शर्म भी नहीं आता यार लोगों को, मुझे लाइक करो, मेरे चैनल को कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी खुद जरा एक बार इमेजिन करो सामने कोई खड़ा हो, ये मुझे पसंद करो, अभी वो जबरदस्ती पसंद करेगा तुम्हें, ठीक है। आप जो दिखा रहे हो उसमें अगर दम रहेगा तो लोग अपने आप पसंद करेंगे भाई, क्यों बिना मतलब वाला बकवास करें, ठीक है। तो आप ध्यान दो, सो दैट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x पावर 10, और ये बात दो आपका फंक्शन दिया होगा, आपको शो करना था कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। फैक्टर तभी होगा जब वो ये चीज इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए। रिमाइंडर 0 करने के लिए हमने रिमाइंडर निकाला पहले दोनों का और देखा दोनों का रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, एक इधर एक इधर। जब रिमाइंडर दोनों का 0 आ गया तो उस सिनेरियो में हमने क्या कह दिया कि ये इसका फैक्टर हो जाएगा। यही आपका अप्रोच था। चले अगले क्वेश्चन में, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे चलो, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट x + 1 एंड 2x - 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। अब फिर वही अप्रोच, अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा दैट मींस ये आपका इसका फैक्टर है, ये भी अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया दैट मींस ये आपका इसका फैक्टर है। और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 हो जाना, यही बात होता है ना। तब आप लिखोगे यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, और सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ये हम मान लेते हैं लेट इसे हम fx कर दें, fx बराबर 2x³ - 9x² + x + 12 आर डिवाइडेड बाई x + 1 एंड 2x - 3 देन रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली, देन रिमाइंडर, या ऐसा मान लेते हैं लेट fx इक्वल टू दिस एंड लेट fx इज दिस आर डिवाइडेड बाई x + 1 एंड 2x + 3 रेस्पेक्टिवली, या ऐसा समझो क्या, लेट दिस डिवाइडेड बाई दिस एंड दिस एंड लिविंग रिमाइंडर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि रेस्पेक्टिवली इनका R1 R2 निकल गया। देन R1 बराबर कैसे निकलेगा, R1 बराबर, तो ये अपने ये चीज आप मॉडिफाइड करोगे, ठीक है। कैसे मॉडिफाइड करोगे, यहाँ पे x + 1 को हम लिख सकते हैं x -1, ठीक है, और उसको 2x - 3 को हम इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x - 3/2 हो जाएगा। समझ में आया। तब हम अब R1 और R2 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे R1 बराबर कैसे आ जाएगा, f(-1) से। तो f(-1) कैसे कैलकुलेट करोगे, f(x) ये है तो f(-1) कितना हो जाएगा, 2 × -1 का क्यूब -9 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 12। जरा इसको कैलकुलेट करो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूं तो यहाँ ध्यान दो, तो क्या आ जाएगा 2 × -1 का क्यूब -2, ठीक है, R1 बराबर, ठीक है, R1 बराबर, तो ये क्या आ जाएगा -2, ये स्क्वायर मतलब पॉजिटिव हो जाएगा और ये -9 ही रह जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा +12 आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये 9 2 11 11 1 12 और +12, ये सब R1 बराबर कितना आ गया 0। अब R2 कैलकुलेट करेंगे, R2 बराबर कैसे आएगा, f(-1)
3/2 से, f ऑफ 3/2, f ऑफ 3/2 जरा कैलकुलेट करो, वहां पे 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब प्लस सॉरी माइनस, ठीक है, -9 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 और प्लस का 12। जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 डिवाइड बाई 8 और 2 तो 27/4 हो जाएगा, 27/4 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ रहा होगा। क्या किया मैंने, ये 27 और ये 8, फिर ये 2 था, 2 4 जाए इसलिए 4 लिख दिया। यहाँ पे 9 और ये 4 तो 9 9 81 माइनस 81/4 और ये प्लस 3/2, ये प्लस 12/1 कर दिए। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऊपर ध्यान दो, ये 27 ही रहेगा, ये माइनस 81 रहेगा, ये 2 दूनी 4 तो इसमें फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा और प्लस बचाओ 48 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको जरा सॉल्व करो, ये देखो -81 और इन सबको जोड़ोगे तो 81 आ जाएगा। दिखाओ कैसे, 8 7 15 15 6 21 मतलब 2 लग गया, 1 लिख के 2, फिर 4 2 6 6 6 12 सॉरी हाँ 4 2 6 6 1 2 होगा ना, कैरी 2 होगा, ठीक है। 4 2 6 6 2 8, 81 प्लस में और 81 माइनस में, ये ओवरऑल 0/4 हो जाएगा। 0/4 मतलब क्या हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 की वैल्यू 0 आ गई। तो आप यहाँ से R1 भी 0 हुआ और यहाँ से R2 भी 0 हुआ। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का दिया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का दिया। यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ रिमाइंडर R1 एंड R2 इज 0, हेंस x + 1 एंड 2x - 3 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ - 9x² + x + 12। ये बकायदा लिखोगे, ठीक है, जो मैंने बोला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। समझ में आया तो ऐसे प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। चलिए आगे बढ़े। चलो इस सवाल को देखना। इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में ये कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब इसमें कुछ घोचू ऐसे होंगे ना, ये सवाल में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना, मतलब इसको इससे डिवाइड नहीं करना, लेकिन वो जबरदस्ती डिवाइड करके इजी मेथड से लगाएंगे। अरे इस सवाल में ही बोल रहा है कि एक्चुअल डिवीजन मेथड नहीं करना है, तो आपको नहीं करना है वो, ठीक है, समझ में। तो अब हमें क्या कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा, या तो रिमाइंडर थ्योरम और या तो फैक्टर थ्योरम, यही यूज करने पड़ेंगे। तो अब हम इसमें कैसे इस सवाल को अप्रोच करेंगे उसको अब ध्यान देंगे, ठीक है। चलो अब इसमें आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपको आना चाहिए। हमने समझाया था, है ना, फैक्टराइजेशन में आपको हमने समझाया था मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए। कुछ समझ आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं यहीं पे फिर से समझाऊंगा आपको। पिछला लेक्चर अभी नहीं देखने की जरूरत है, जब आप खाली हो जाना आपको लगे कि हाँ सच में देख लेना चाहिए और देखना चाहिए, ठीक है। मैं पहले ही कर रहा हूं, इसीलिए मैं आरडी शर्मा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको जब ऐसे कहा उस टाइम बताया भी था कि ऐसी चीजें सवालों के बीच में यूज होंगी, इसलिए मैं वो लेक्चर सारे के सारे बनाए थे फैक्टराइजेशन का अलग से, ऐसे नहीं पागलों की तरह वो बस पढ़ाने लग गया हूं, ठीक है। आप इतना समझो कि यार अभी मेरी करंट सिचुएशन नहीं है कि मैं जेएनयू यानी इंडिया में दूसरे स्थान पे आती है वो यूनिवर्सिटी एनआईआरएफ रैंकिंग में, ठीक है, वहां से मैं अभी करंटली कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इतना भी पागल मत समझ लेना कि यहाँ मास्टर कुछ भी ऐसे पढ़ा रहा है रैंडम। इतना समझो आपको एक बेहतरीन या आपको एक बेहतरीन क्वालिटी बेहतरीन तरीके से आपको एक एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट क्वालिटी आप समझ सकते हो, ठीक है। जल्दी ये सब आपको मिलेगा नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रखे हैं, वन शॉट में आप जाओ, ज्यादा अच्छा है वहीं पे देख लो अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही हो ऐसी मेहनत करने में, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ पढ़ाई आपको 10 कदम आगे चलना होगा बाकियों से, तब जाके आप आगे निकल पाओगे लोगों से, वरना जितना हर कोई पढ़ रहा है अगर उतना ही आप पढ़ोगे तो कंपटीशन वगैरह में आप रगड़े जाओगे, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड वगैरह घसीट तसीट के पास हो जाओगे। जब बात आएगी आगे चल के ना तो समझ आ जाएगा आपका, अपने आप दिमाग खुल जाएगा। और जो बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो आगे देखना 11th 12th में इतना अच्छा और इतना बेहतर करेंगे ना, कहते ना वो घिस लिए हैं अपने आप को। और एक इस पे एक कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो मैं समझा दूं कि अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो एक टाइम ऐसे आता है कि रस्सी जो है ना, जैसे रस्सी पहले के टाइम पे कुआं होता था, ठीक है, कुआं होता था और ये आपका एक घिरनी लगती थी, घिरनी में ऐसी रस्सी जाती थी, ठीक है। और ये कभी कभी इसका क्या होता था, ये पत्थर का बनाया जाता था, कभी कभी लकड़ी का भी बनाया जाता, पत्थर का भी, कभी कभी लोहे का भी बनाया जाता था। अगर ये
पत्थर का बना हो तो एक रस्सी जो होती ना, रस्सी अगर बार बार इस पत्थर पे आए जाए ना तो इस पे एक निशान छोड़ देती है, गड्ढा बना देती है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये रस्सी से इस पत्थर पे लगातार अभ्यास किया गया है, समझ में, कब जाके वो गड्ढा बन गया है। ये उसी पे कहावत है कि करत करत अभ्यास, यानी आपने इतना अभ्यास कर दिया कि जड़मत होत सुजान। ये जो पत्थर है जड़मत है वो भी क्या हो जाता है, सुजान हो जाता है, समझ में आया। जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान, समझ में आया। ये ऐसे ही नहीं कहावत बनाया गया, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ। क्वेश्चन एक एक टाइप के क्वेश्चन दो दो बार लगवा देता हूँ, समझ में आया। और अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से आपको समझाता हूँ ताकि आप भी अप्रोच कर सको। ये क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको प्रूव करना है ये इससे परफेक्टली डिविजिबल है या डिविजिबल है। तब हम मान लेते हैं इसको fx, लेट fx इज इक्वल टू क्या है आपका 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। ये हमने मान लिया, इसको fx कह दिया। अब x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 को हम इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, ध्यान से देखो। हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इस 3x को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, लेकिन ऐसे मनमानी नहीं। अब हमने कहा था जो कांस्टेंट है पहले इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है तो कितना आंसर आ जाएगा 2, और इसके बाद यहाँ पे फैक्टराइज करो, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1 आ गया, हो गया फैक्टराइज, दैट मींस 2 into 1। अब 1 ऑफ मान ही लो, ठीक है, यहाँ पे 1 मान लो फैक्टर। तो अब आप देखो इसको दो टर्म में तोड़ा जाए, 3 को दो टर्म में तोड़ा जाए ताकि मल्टीप्लाई करने में +2 आ जाए और प्लस या माइनस करने में -3 आ जाए। तो आप ध्यान दोगे तो इस पे 2 और 1 में तोड़ सकते हो, है ना। x क्यूब माइनस कॉमन बाहर ले लो तो ये 2 + 1, 3 को हमने 2 + 1 कर दिया और इसको 2 लिख दिया, समझ में आया। तो ये चीज हो गया। आगे बढ़े, आगे ध्यान देते रहो। इधर हम लिख दे रहे हैं x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, उसके बाद इक्वल लगा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे लिख दिया। अब x क्यूब इधर से माइनस इधर से ये चीज दोनों इंटर कराओगे तो ये बन जाएगा, समझ में। अब क्या करते थे, पेयर करते थे, पेयर में x कॉमन हो जाएगा, फिर x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ -1 कॉमन ले लो तो x और यहाँ पे -2 बच जाएगा। अब ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 2 बाहर निकाल लिया, दूसरे ब्रैकेट में यार रहेगा क्या, x माइनस 1। तो आपका ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गया, समझ में आया। अब अगर यही इसके बराबर है, बराबर ही तो लिखा हुआ है, x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, अगर ये दोनों बराबर हैं दैट मींस जो ये इंपैक्ट डालता डिवीजन करने पे वही ये दोनों मिलकर डालेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हम एक बार x माइनस 2 से इसको डिवाइड करा दे रहे हैं, एक बार x माइनस 3 से डिवाइड करा दे रहे हैं और देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। Now if x minus 2 divides fx, then remainder r1 is क्या आ जाएगा, r1 बराबर क्या आएगा, f of 2 से आ जाएगा, f of 2 से आ जाएगा ना, कहां से, रिमाइंडर थ्योरम से, कहां से, रिमाइंडर थ्योरम से। ये बात याद रखना, ठीक है, आप लिख लेना थ्योरम, ठीक है। आगे f of 2 जरा यहाँ कैलकुलेट करो, 2 into 2 की पावर 4 माइनस 6 into 2 की पावर 3 प्लस 6 into 2 की पावर 2 प्लस 3 into 2 माइनस 2। अब ध्यान देना ये कितना हो जाएगा, ये 16 2 जा 32, ये 8 छंग 48, ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये कितना हो जाएगा +6 और ये -2, प्लस वाले एक साथ जोड़ दो, ये 32, ये 12 और ये 6, ये 12 6 18 इसमें जोड़ोगे तो 8 2 10 0 कैरी 1 3 1 4 और 1 5 50 आ जाएगा ना, ओवरऑल 50। ये कितना आ जाएगा, प्लस वाले जोड़ने पे 50 और ये 48 और ये 2 माइनस का 50, यानी कितना आ गया आंसर 0 आ गया, समझ में आया। रिमाइंडर r1 क्या आ गया 0, समझ में आया। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, नाउ अब हम क्या देखेंगे, व्हेन x माइनस 1, अब दूसरे ब्रैकेट को चेक करते हैं, x माइनस 1 डिवाइड्स fx, देन रिमाइंडर r2 कैसे निकालोगे, r2 बराबर कैसे देगा, f of 1 से देगा। f of 1 जरा यहाँ पे रखो, 2 into 1 की पावर 4 माइनस 6 into 1 की पावर 3 प्लस 3 into 1 स्क्वायर प्लस 3 into 1 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2, समझ में आया। ये +3 6 और -6 और -2 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर 0 r2। यानी ये दोनों x माइनस 2 और x माइनस 1 इसका फैक्टर है, किसका, इसका फैक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या इसका फैक्टर ही होगा। बोलो बिल्कुल, ये बात क्या 100% सही है,
हाँ बिल्कुल सही है, दिखाऊं कैसे? चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यही 12 का एग्जांपल लेता हूँ, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। अब इसमें से कोई दो पेयर उठाओ, देखो जैसे इन दोनों को पेयर उठाओ, क्या ये दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 12 का फैक्टर? 2 का 2, हाँ। क्या इन दोनों का 2 तिहाई 6, क्या इन दोनों का 4 तिहाई 12? 12 भी तो होगा, 12 नहीं लिखा तो 4 तिहाई 12, देखो 12 भी है। ये 6 चौका 24, ये ध्यान से देखो, ये 24 क्या इसका फैक्टर होगा? नहीं। 24 क्या इसका फैक्टर होगा? नहीं। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो नहीं है 24 इसका फैक्टर, क्योंकि 24 से जब डिवाइड करोगे तो 0 नहीं आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा, डेसिमल तो लगाना नहीं था। अब यहाँ पे बात आके बसती है कि जब आपका x-2 और x-1 इंडिविजुअली किसको डिवाइड कर दे रहे हैं? इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, क्या इनके प्रोडक्ट भी एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे? ये बात आके बसती है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इनका ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये इसको नहीं डिवाइड कर रहा है, यानी इनका प्रोडक्ट तो क्या यहाँ पे डिवाइड कर देगा? कभी कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे क्या चीज होता है। एक बार मैं कैमरे में फोकस कर लूं कि चीजें चल रही हैं या नहीं। हाँ, तो ध्यान देना, थोड़े टाइम के लिए माइक ही ऑफ हो गया, तो अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। एक बार बता देते हैं कि ये R1 आपने निकाला, R1 भी 0 आया और R2 भी 0 आया, तो यानी x-1 इसका फैक्टर होगा, इसका भी, और x-2 भी इसका फैक्टर होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 4 का जो है वो फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, यही होता है ना। जैसे इन दोनों का देखोगे ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, और जरूरी नहीं सारे के सारे हों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे R1 और R2 जब 0 आ गया तो आप यहाँ पे लिखोगे x-1 and x-2 are factors of fx। fx का फैक्टर है and hence their product is also factor of fx। एक बार मैं चेक कर लूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देख लें, वहां तक आपको दिख रहा है कैमरे में? हाँ, थोड़ा सा कट रहा है आपको, ये मैं अब कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कहा था? विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको इसको शो करना था कि जब इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना था, हमने इसको क्या किया? फैक्टराइज करा। पहले हमने इसको जब फैक्टराइज किया तो एक 2 फैक्टर मिले, इसको पहले इससे डिवाइड किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया, दोनों में रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इनके प्रोडक्ट भी रिमाइंडर क्या देंगे? 0 देंगे। ये इससे आपका प्रूफ हो जाता है कि ये पॉलिनोमियल इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। आगे बढ़ जाए, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान दो। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, और सवाल में क्या कर रहा है? इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये सवाल में बोल दिया है कि x माइनस ए इसका फैक्टर है। अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है, सोल्यूशन में आप ये लिखोगे बाकायदा, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस ए स्क्वायर x प्लस ए, देन रिमाइंडर आफ्टर dividing x minus a या x क्यूब माइनस ए स्क्वायर x प्लस ए बाई x माइनस ए इज 0। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या बोला? इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाई x माइनस ए इज 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप रिमाइंडर कैसे निकालोगे? तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए? आपका रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 0 होना चाहिए। और रिमाइंडर कैसे मिलेगा? तो f ऑफ a जो होगा वो आपका क्या दे देगा? रिमाइंडर दे देगा। कहां से? फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ये रीजन देना बहुत जरूरी है, ठीक है, स्टेटमेंट में। जैसे आपकी ये कॉपी होती है, ये आपकी कॉपी है, यहाँ पे ये लाइन लिखे तो ये चीज आप रीजन दे दो, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, टीचर्स और अच्छे नंबर देते हैं। चले आगे चलते हैं। एफ ऑफ ए कैसे निकालोगे? तो अब यहाँ पे ये एफ, इसको एफ एक्स मान लो, ठीक है, एफ एक्स बोल दो थोड़ी देर के लिए। तो एफ ऑफ ए कैसे निकालोगे? तो ए का क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, बराबर में 0। तो ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए ही है ना, ठीक है, बराबर में 0। तो ये ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, ये 2a बराबर 0, ए बराबर भी 0/2, दैट इज 0 आ जाएगा। आई थिंक मैंने कहीं गलती तो नहीं किया, एक बार चेक कर लूं क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं आई थिंक एरर हो गया। x प्लस 2 है, ये आपका x प्लस 2 है, ए नहीं है, ये x प्लस 2 है, तभी तो कह रहा हूं आंसर 2 नहीं आया। ये क्या है? 2 हो जाएगा। तो जब ये 2 हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? -2 है प्लस 2 है प्लस 2, हाँ ठीक है।
तो ये क्या है आपका +2 है। तो जब ये +2 हो जाएगा तो ये +2 आ जाएगा, यहां से a इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई -2। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या था, x³ - a² प्लस x +2 आपका ये कोई पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर x - a दिया हुआ है, ठीक है। जब ये चीज बोल ही दिया सवाल में कि x - a इसका फैक्टर है, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए 0। हमने रिमाइंडर को 0 कर दिया और रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैलकुलेट किया, ठीक है। नॉर्मली आप डिवीजन मेथड से नहीं किया हूं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला 2 क्वेश्चन देखो, एक साथ 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिया। इसमें क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि x + 3 इसका फैक्टर है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो x + 3 अगर इसका फैक्टर है, दैट मींस रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। आप रिमाइंडर कैलकुलेट करो और उसको 0 को इक्वेट कर दो। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में, पहले हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। आप ये चीज दिया हुआ है x + 3 इज फैक्टर ऑफ, if लिख लेना, if x + 3 is factor of 3x² + kx + 6, then remainder is 0 when कब x + 3 divides fx। इसको एक नाम दे रहे हैं fx, ठीक है, fx, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ये fx लिख लो, फैक्टर को r छोटा करके fx बना देना, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, तो अब आप देखोगे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब आप रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करोगे, अब इसका रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हो, आप जानते हो ना, x + 3 को क्या लिखेंगे, x माइनस, इसको क्या लिखेंगे, इसको x -of 3, ठीक है। अब आप ये लिखो ना लिखो समझ में आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से आपको क्या कैलकुलेट करना है ये ध्यान देना, ठीक है। तो f of -3 बराबर 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। f of -3 कैलकुलेट करते हैं। f of -3 कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे f of x है, तो f of -3 कैलकुलेट करेंगे 3 × -3 का स्क्वायर प्लस k × -3 + 6 बराबर में 0। f of -3 इधर लिखा, बराबर में 0 कर दिया। ये कितना हो जाएगा, 9 + 9 = 27, ये -3 के, ये +6 बराबर 0। 27 और 6 कितना हो जाएगा, 6 7 6 13 3 कैरी 1 और 3 हो जाएगा। -3 के बराबर 0, इसको उधर भेजो, 33 बराबर 3 के। अब ये 3 डिवाइड आ जाएगा, 33 / 3 बराबर k। ये कितना जाएगा 11, 11 बराबर k कहो चाहे k बराबर 11 कहो, ठीक है। आंसर क्या आ गया, k की आंसर क्या आ गए, k की वैल्यू 11 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन का अप्रोच आपको क्लियर होगा एकदम, बिल्कुल पिछला एकदम सवाल था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय, ये आपका इससे। अब इसमें गिवन नहीं है कि ये इसका फैक्टर है, इसमें बोल दिया था इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब इसमें ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन a फॉर विच पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय दिस। तो अब ये खुद, अब इसमें इस सवाल में भी यही कह रहा है कि डिविजिबल बाय ये इससे डिविजिबल है, दैट मींस ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो जब आप रिमाइंडर निकालोगे तो क्या हो जाना चाहिए 0। तो आप रिमाइंडर डायरेक्ट लिखो। तो मैं इस क्वेश्चन को बड़ा शॉर्टली करूंगा, लेकिन अब इसमें ध्यान दो, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। 1 - 2x को किसमें बदलेंगे, -2 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा x - 1/2 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, f of 1/2 बराबर 0 करना होगा, ठीक है। कैसे, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से ये चीज आप लिखोगे, f ऑफ, ये रिमाइंडर थ्योरम से आपको बता देगा। और ये 0 सवाल में ही कहा था फैक्टर है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो f ऑफ 1/2 कैलकुलेट करो, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ शॉर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दिया, बस स्टेटमेंट नहीं लिखा, ठीक है। अब f ऑफ 1/2 कैलकुलेट करो और यहां से आपको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो 2 × 1/2 की पावर 4 माइनस a × 1/2 की पावर 3 प्लस 4 × 1/2 की पावर 2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। ये 1/4 मतलब 1/2 से 2 कट के 2 की पावर 3 मतलब 1/8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज क्या था, ये आपका a था, ठीक है। ये a/8 आ जाएगा, माइनस a/8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल होके +1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 +1 हो जाएगा। ये भी +1 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 1 - a डिवाइड बाई 8 और ये +3 बराबर 0। इसके भी डिनोमिनेटर तो ये 8 हो जाएगा, ये 1 - a ही रहेगा, ये 1 8 और ये 24 हो जाएगा बराबर में 0। ये 24 + 1 25 और 8 उधर जाके 0। क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ। ये 24 + 1 25 माइनस a डिवाइड बाई 8 बराबर 0। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा फिर 0 हो जाएगा। तो 25 - a बराबर 0। a बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। समझ में आ गया आंसर।
आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल, क्वेश्चन आपको समझ में आया। कहीं 8 इंटू 0 आपको 0 ही होता है ना, इसलिए वो कर दिया। कई बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि सर ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया 25 माइनस से 0, ये उधर ले जाओगे, एक स्टेप मैंने खा गया, ठीक है, समझ में, खा गया मतलब अंदर पेट में चला गया। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल करते हैं। हाँ, तो आप ध्यान देना, अब इसमें मैंने दो क्वेश्चन फिर से लिखा। पहला क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट दिस पॉलिनोमियल हैज x minus 1 एंड x minus 3 एज अ फैक्टर। और दूसरे सवाल में यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x minus 1 एंड x minus 2 बोथ। समझ में, ये दोनों सवाल सेम है, सवाल तो सेम है, इन दोनों में से एक मैं करूंगा, दूसरा आप करोगे, ठीक है। चलिए आगे, तो कौन सा मैं करूं आप बताओ। ज्यादातर बच्चे कोशिश करेंगे कि सर 9th वाला करो, क्या पता 9th वाला टफ हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। चलो 9th वाला ही मैं कर दे रहा हूं, आप 8th वाला आप खुद करना, ठीक है। चलो, अगर x minus 1 और x minus 2 ये दोनों उसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, दैट मींस x minus 1 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, और x minus 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे अब हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इफ fx बराबर क्या है, x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज डिवाइडेड बाई x minus 1 एंड x minus 2 x minus 1 and x minus 2 having remainder r1 and r2 respectively then R1 बराबर 0 एंड R2 बराबर 0। क्यों, क्योंकि इसने बोल दिया एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, और एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, इसीलिए दिखा। एग्जैक्टली डिविजिबल में क्या होता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो R1 पहले कैलकुलेट करते हैं, तो R1 बराबर कैसे निकालेंगे, तो R1 बराबर f ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे, और R2 बराबर कैसे निकालेंगे, तो R2 बराबर आपका f ऑफ 2 से कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ 1 से जरा कैलकुलेट करो, f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो R1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0, तो ये 0 लिख दिया। f ऑफ 1 कैलकुलेट करो, f ऑफ 1 मतलब 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10 प्लस a प्लस b, दैट मींस a प्लस b इक्वल टू ये 10 प्लस 1 11 और इधर आके माइनस 11 बराबर a प्लस b। ये इक्वेशन नंबर पहला, ठीक है, इसका नाम दे दिया, ये कहीं एक मत काउंट करना, इसको एक नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 1 कह दिए, ठीक है। इक्वेशन मतलब इस पूरे चीज का नाम मैंने 1 रख दिया, ठीक है। आगे चलो, R2 भी 0 हो जाना चाहिए, f ऑफ 2 कैलकुलेट करो, ये 2 का क्यूब प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 दहम में 40, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस b, ये 40 प्लस 8 48, और इधर आके माइनस 48 बराबर 2a प्लस b, ये हो जाएगा क्या, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। अब इसमें से क्या करेंगे, a बराबर b इधर लाके रख देंगे, और हम इसमें a जहां दिख रहा है वहां पुट कर देंगे। छोड़ो a छोड़ो, मैं b पुट करूंगा, b पुट करने में थोड़ा सा आसानी हो रहा है, आपको धीरे धीरे ये चीज समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, b बराबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस 11, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b बराबर माइनस a माइनस 11 पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, दूसरे इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो माइनस 48 बराबर 2a, b की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस a माइनस 11, ठीक है, समझ में, ये मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ प्लस था, ठीक है। आगे माइनस 48 बराबर ये 2a प्लस माइनस माइनस a माइनस 11, ये कितना हो जाएगा, ये a माइनस 11 माइनस 48, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये a रहेगा, a बराबर ये माइनस 48 प्लस 11, a बराबर क्या आ जाएगा, आंसर जरा बच्चा बताओ, 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, माइनस 37 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 37। अब क्या करेंगे, पुट a बराबर माइनस 37 इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, ठीक है, दोनों में आंसर आ जाएगा। तो माइनस 11 बराबर a की वैल्यू क्या पुट किया, माइनस 37 प्लस b हो जाएगा, ठीक है, तो ये इधर आएगा 37 माइनस 11 बराबर b, तो b की आंसर क्या आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 1 गया 2, तो b की आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो आपको मिल गया a और b का आंसर। क्या कहा था, a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना, जब ये चीज इसका फैक्टर है, तो a का आंसर क्या आ गया, माइनस 37, b का आंसर 26। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाए, चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से समझा दूं? चलो एक बार फिर से ही समझा देता हूँ, क्या पता आपको ना समझ में आया हो भाई। तो ध्यान से समझो, जिसको नहीं समझ में आया कंसंट्रेट करो, एक बार फिर से पूरा फोकस करो, ठीक है? क्या कह रहा था सवाल में? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय x - 1 एंड x - 2। अगर ये बोल दिया है कि x - 1 और x - 2 से एग्जैक्टली डिवाइड है, दैट मींस रिमाइंडर 0 होगा। हमने सबसे पहले इसको इससे डिवाइड किया और हमने क्या बोला? रिमाइंडर r1 आ जाएगा, और वो r1 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, और r2 भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो r1 बराबर हमने ये किया और r1 क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये r1 बराबर 0 है, ठीक है? f(1) कैलकुलेट किया और f(1) करके करते करते ये चीज आपका इक्वेशन बन गया। वैसे आपका r2 मैंने कैलकुलेट किया f(2) से, फिर r2 को 0 रखा और ये आपका इक्वेशन बन गया। फिर मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने, बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। कई बार बच्चे यहीं अटक जाते हैं, यही इसको यहाँ पे, फिर उनको कुछ सोचता नहीं, इस पे जाते ही नहीं, यहीं पे आके r1, जब आप पेन चलाओगे ना समझ में आएगा, पता है कहाँ अटक सकते हो, ठीक है? इतना मत समझो। जब आप r1 करते जाओगे कहोगे ये तो a प्लस b, अब इसके आगे सॉल्व ही नहीं होता, यही ठप हो जाते हैं। फिर इसके बाद r2 और निकालते ही नहीं, ठीक है? वहीं पे उनका दिमाग ही फ्रीज हो जाता है। फिर r2 आपको निकालना है, तब उसके बाद ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं। समझ में आया? ये अप्रोच, जहां गलतियां बता रहा हूं वहां गलतियां आपको मानना है और उन सब चीजों पे सुधार करना है, ठीक है? फोकस करना है। ये देख रहा हूं मैं कितने अर्चल जगह पे खड़ा हूं, इधर पीछे जस्ट दरवाजा है, थोड़ा सा भी टच हो रहा है, डम डुम बाज रहा है। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 8th वाला। हाँ, तो बच्चों आप ध्यान दो, ये आप क्वेश्चन नंबर 10th और 11th ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन को मैं सिर्फ और सिर्फ समझा दूंगा सॉल्व कैसे करना, क्योंकि पिछला एकदम सेम टू सेम कॉपी है। 11th वाला एकदम नया सवाल है, इसको मैं खुद एक बार आपको बताऊंगा, ठीक है? 10th क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू पूछ रहा है। 2x³ + ax² + 11x + a + 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x - 1। अगर ये इसके एग्जैक्टली डिविजिबल है तो दैट मींस जब आप रिमाइंडर निकालोगे, इसको जब इससे डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर आप इनको डिवाइड करके रिमाइंडर थ्योरम से आप निकाल के इक्वेट कर लो 0 से, आपको ए की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन, अगर इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है ना, तो ऐसे देखो, बाकी लोग क्या बोलते हैं, थूक के डूब जाओ, ठीक है? या चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। आप ऐसे पसीना वगैरह हो रहा होगा, अभी पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है? उस पसीने को ऐसे गारना और कहीं तख्ते वगैरह पे ऐसे एक बूंद टपकाना और उसमें नाक वाक रगड़ के डूब जाना, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अगर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप नहीं कर पा रहे हो और डाउट आ रहा है, आपको आंसर बता देता हूं। आंसर ए की शायद वैल्यू आ जाएगी -7। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ए की आंसर कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा, ठीक है? हाँ, ए की आंसर, ए की वैल्यू -7, और आपको मैच करना है, ठीक है? कि ए का आंसर क्या आना चाहिए? -7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं लिख भी दे रहा हूं, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7। अब आप इसे पॉज करके और अभी तुरंत लगाओ, ठीक है? आगे चलते हैं, 11th वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, और अब इस क्वेश्चन को हम फोकस करेंगे, ठीक है? ध्यान दो, इफ ax³ + bx² + x - 6 हैज x + 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय। पहली बात तो कई लोगों को इसको क्वेश्चन पढ़ के ना समझते ही नहीं आएगा, मैं कई बार कह रहा हूं, इसलिए कई बार हमें क्वेश्चन पढ़ने की भी आदत डालनी होगी और समझने की भी। क्या क्वेश्चन कर रहा है फिर से एक बार समझेंगे, ठीक है? इफ ax³ + bx² + x - 6 हैज x + 2 एज अ फैक्टर, ये सिर्फ इतनी बात पहले कर दिया कि x + 2 इसका फैक्टर है। फिर आगे करें एंड लीव्स रिमाइंडर 4, यानी रिमाइंडर कितना आ जाता है? 4, जब ये x - 2 से डिवाइड किया जाता है। तो ये दो बात बोलना, ठीक है? सबसे पहले बात क्या कर रहा है? इफ, इसने बोल दिया ना हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको हम fx कह देते हैं, ठीक है? fx इज इक्वल टू ax³ + bx² + x - 6। ये आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है? कई बार बच्चे ये भी कमेंट्स करते हैं कि सोल्यूशन आप लिख दिया करिए, कहां से शुरू है। तो एक से नमूने पढ़े ना, मन करता है पीस के पीछे। एक बार गलती से क्या हुआ कि अपन लोग जब स्कूल में थे ना, 12th वगैरह में, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता स्कूल वगैरह में टीचर कहता है चले जाओ छोटे बच्चों को पढ़ा दो। तो हुआ यूं कि हम चले गए, तो मैं उन लोग को कुछ पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था मुझे खुद नहीं याद है, कुछ अंतसंत पढ़ा रहा था, ठीक है? तो ऐसे मैं इधर होके लिख रहा हूँ, तब तक एक इतना छोटा सा बच्चा आया, पीछे बस खड़े हो गए और दूर से नहीं बोल रहा है, ऐसे टच कर रहा है। मैं डर गया, मैं कहा अरे भाई क्या कर रहा है? तो देख रहा हूँ एक तो छोटका, मैं तो एक बार डर गया, मैं कहा यार ऐसे कौन करता है? फिर कर रहा है ऐसे, फिर कहा भाई ऐसे जा करके आ, चले पैंट में ही कर देगा तू। तो समझ में आया, तो डांट के भगा दिया। तो वही हरकत अगर आप लोग करोगे तो दिक्कत की बात है यार। तो चले आगे, चलो आप लोग हालांकि समझदार हो गए यार, 9th में आ गए। चले आगे, आप लोग बहुत अच्छे और बहुत प्यारे बच्चे हो। चले आगे, क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx ax³ + bx² + x - 6 देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देन रिमाइंडर इज
जीरो, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम रिमाइंडर को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। और रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये x प्लस टू माइनस एफ ऑफ माइनस टू से होगा, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। कहां से, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू, कैसे, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। ये बात यहां पे हमने लिख दिया, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, ये बात हमने इस लाइन के जस्ट बगल में लिख दिया। अब एफ ऑफ माइनस टू जरा कैलकुलेट करो, तो ए यहां से कैलकुलेट करो ताकि जगह बचे, माइनस टू का क्यूब प्लस बी माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस ऑफ सिक्स बराबर जीरो। ये क्या हो जाएगा, माइनस एट ए, और ये प्लस फोर ए प्लस फोर बी माइनस टू माइनस सिक्स। कई बार बच्चे इन सब में भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, माइनस टू का क्यूब माइनस एट होता है, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान देना। ओके, चलिए आगे। इसमें भी कई घोचू और कई नमूने होते हैं। अब कई जो बच्चों को नहीं आ रहा होगा ना, वो हमें बड़ी गाली दे रहे होंगे कि मास्टर इतना दांत पीस के पढ़ा रहा है जिसका कोई हद नहीं। आगे चले, एक मिनट में देख लो, अगर नीचे दिख रहा हो तो मैं ये वाला स्टेटमेंट यहीं पे लिख दूं, दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस एट ए प्लस फोर बी, ये उधर जाके 6 2 8 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा है तो आंख खोल लो यार, आगे चलते हैं, ठीक है, आंख खोलने से और अच्छा दिखता है, पता है ना आपको। चलिए आगे, तो आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हमने x प्लस टू, अब अगला क्या कर रहा है, x माइनस टू से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, सॉरी जीरो नहीं, फोर आ रहा है, दिया है फोर यहाँ पे, तो यहाँ पे वो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, इफ x माइनस टू डिवाइड्स fx देन रिमाइंडर इज क्या है, इक्वल टू फोर है। तो रिमाइंडर इक्वल टू फोर, रिमाइंडर इक्वल टू क्या दिया, फोर, जीरो नहीं होगा, जीरो कब होता है, जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है तब जीरो। अब रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा बताओ, रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये रिमाइंडर एफ ऑफ टू इक्वल टू फोर दिया हुआ है, ठीक है, कहां से, रिमाइंडर थ्योरम से, कहां से, रिमाइंडर थ्योरम से, ये बात हमने लिखी है। अब एफ ऑफ टू यहाँ पे कैलकुलेट करो, कैसे, a इंटू टू का क्यूब प्लस b इंटू टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस सिक्स बराबर फोर, ये हो गया। अब देखो ये 8a हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, ये माइनस फोर हो जाएगा, और उधर जाके प्लस फोर फोर 8 हो जाएगा, समझ में, इसे इक्वेशन नंबर 2 का दे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे। पहले क्या होता था, याद है, पहले जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या करता था, ये भी इसका एग्जैक्टली डिवाइड करता था, ये भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता था। तो जब ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता था तो हम जीरो करके इक्वेट करते थे, और अब इस सवाल में ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, अब ये इसको जब डिवाइड कर रहा है तब रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसीलिए हमने रिमाइंडर इक्वल 4 लिखा है, और उसको तब इक्वेट, इसीलिए इस बार हम राइट हैंड साइड जीरो नहीं लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि सवालों में ही कहा है कि जब हम x माइनस टू से इसको डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर 4 आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, घोचो तो नहीं है ना, ठीक है इतना इसलिए डांटता हूं ताकि आपको सब आपकी बुद्धि खुलती रहे, ठीक है। कई बच्चे नींद में आ जाते हैं, ठीक है, नींद में मत आ जाना यार, समझ में आया। तो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। हालांकि मेरी क्लास में आज तक जितना ऑफलाइन पढ़ा कभी कोई बच्चे इतना हंसी मजाक से पढ़ाता हूं, कभी कोई सोया नहीं है, ठीक है। चले आगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखोगे तो आप इसमें कैलकुलेट करते हैं। चलो आप लोग इसका आंसर मैं छोड़ दूं, आप कैलकुलेट कर ले जाओगे। क्या करना है पता है, जैसे ये अब इसमें थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा, जानते हो क्या, 4b की डायरेक्ट वैल्यू आपको 4b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, b की नहीं, कई लोग क्या करेंगे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं क्या करूंगा, इस 4b को ही रिप्लेस कर दूंगा। कैसे, 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8a हो जाएगा कि नहीं। यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से 4b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 प्लस 8a हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रखेंगे 4b की जगह पे, क्या थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा यूज करके आंसर निकाल दे रहा हूँ, बाकी आप समझ रहे हो। तो ये 8a हो जाएगा, और 4b की जगह हम क्या रख देंगे, 8 प्लस 8a, 8 प्लस 8a बराबर में 8, तो 8 प्लस 8 16 प्लस 8 बराबर 8, ये 8 से 8 कट के ये a है, 16a बराबर 0, a बराबर 0 आ जाएगा क्या, एक मिनट में आंसर चेक कर लेता हूँ। a बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हाँ a बराबर क्या आ गया, 0 आ जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे a बराबर 0 हो गया, तो 4b इक्वल टू 8 और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया। अब कई बच्चे इसमें भी रखो तभी वही आ जाएगा 2, a बराबर 0 रखो, a बराबर 0, तो 4b बराबर 8 तो 2 आ जाएगा। यहां से भी एक बार मैं चेक कर लूं, आंसर दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है। आगे बढ़ जाएं, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
हाँ, तो अब ये क्वेश्चन ध्यान देना। इस क्वेश्चन में क्या करा, इफ x माइनस टू एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, देन शो करो p बराबर r। अच्छा, अगर ये और ये दोनों इसका फैक्टर है तो आपको पता है अगर फैक्टर है तो इसके क्या होंगे, जो आपके रिमाइंडर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये बात हमने कहा, ये सवाल में दिया हुआ है। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो और लिखो, आपको शो क्या करना है, p बराबर r। हर एक वैरायटी का सवाल इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको अप्रोच करने आना चाहिए, ठीक है, सवालों को पढ़ के आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ये क्या करें, इफ x माइनस टू एंड x माइनस हाफ आर दी फैक्टर्स ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, then remainder after dividing r1 and r2 इज 0, ठीक है। r1 r2 कैसे आएगा, जब x माइनस टू को इससे डिवाइड करोगे और इसको इससे। तो हम r1 पहले निकाल लेते हैं, r1 बराबर 0। r1 कैसे निकलेगा, लेट अस सपोज इसका नाम हमने f ऑफ x रख दिया, ठीक है। तो f ऑफ 2 से निकल के आएगा ना, f ऑफ 2 बराबर 0। तो कैसे निकल के आएगा f ऑफ 2, तो p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r बराबर का 0। तो ये 4p प्लस 10 प्लस आर बराबर 0। तो ये 4p प्लस आर बराबर माइनस का 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा, r2 बराबर भी 0 होगा। r2 कैसे निकल के आएगा, वो निकल के आएगा f ऑफ हाफ निकालने पे, ठीक है। हाफ जरा निकालो, उसमें रखो p ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r बराबर का 0। ये कितना हो जाएगा, p/4 प्लस 5/2 प्लस r बराबर का 0। एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, ये p हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, प्लस ये 4r हो जाएगा, ये 4r हो जाएगा, है ना। और बराबर में 0 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे, चलो यहां से p प्लस 10 प्लस 4r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 4r उधर जाके 0 हो जाएगा। यहां से p प्लस 4r बराबर -10, p प्लस 4r बराबर -10, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो। अगर दोनों का राइट हैंड साइड अगर बराबर होगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं, आप अपने जगह पे बैठे हो, ठीक है, मेरा दायां हाथ आपके दाएं हाथ से बराबर है, तो मेरा बायां हाथ आपके बाएं हाथ से बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मेरा दायां बायां आपस में बराबर है, आपके दाएं बायां आपके आपस में बराबर है। अगर मेरा आपके दाएं दाएं से अगर बराबर हो गया, मेरा दायां आपके दाएं से बराबर हो गया, तो बायां अपने आप बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा लॉजिकल भी सोचने लायक है, ठीक है। वही बात ये भी कह रहा है, क्या है कि इस इक्वेशन को देखोगे तो -10 राइट हैंड साइड है, इधर भी -10 राइट हैंड साइड है, दोनों का RHS बराबर है। तो यहां लिख लेना, इफ RHS आर इक्वल देन LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, देन LHS इज ऑल्सो इक्वल। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड 4p प्लस r बराबर हो जाएगा p प्लस 4r के, ठीक है। p वाले एक साइड और इसके एक साइड, तो 4p माइनस p बराबर 4r माइनस r, ठीक है। ये 3p बराबर 3r, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, p बराबर r। देखो आपका प्रूफ हो गया क्या, या आई होप आपको दिख रहा होगा कैमरे में, एक बार चेक कर लेता हूं। तो p बराबर क्या हो गया, r आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। कहां रख दिया डस्टर यार, ठीक है, इधर मिल गया, ठीक है। तो क्या समझ में आया, तो ये क्वेश्चन आपका x-2 था, ये x-हाफ था, ये इसके फैक्टर बोला था मैंने। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि बोल ही दिया ना फैक्टर दैट मींस ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको। तो जैसे ही कंप्लीटली डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 करके हमने किया, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। कांस्टेंट को एक तरफ किया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, सॉरी राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने बराबर करके उसको सॉल्व कर दिया, तो p बराबर r आपका प्रूफ हो गया। ऐसे ही आपको प्रूफ करने वाले सवाल भी आपको मिलेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब ये अगला सवाल देखना है। इस सवाल में क्या करा, x स्क्वायर -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, सो दैट ये आपको शो करना है a प्लस c प्लस e इक्वल टू b प्लस d, ये इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो इस सवाल को कैसे ट्राई करेंगे, देखो ये सवाल को हम लगाएंगे कैसे, ये ध्यान देना। ये क्या करा है, इफ x स्क्वायर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, एक ब्रैकेट में x प्लस 1, एक ब्रैकेट में x -1,
ठीक है, कैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 1 सिंपली है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या कर रहा हूं, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इसका नाम हम दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए एफ एक्स, इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन अब ये क्या हो जाएगा, देन R1 and R2 are remainders after dividing by x plus 1 and x minus 1 respectively is 0। क्या कहा मैंने, if x square minus 1 that means ये दोनों चीज एक ही है, ठीक है। इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन R1 and R2 आर रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग x plus 1 and x minus 2 रेस्पेक्टिवली इज 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो R1 बराबर 0 करो एक बार, R1 बराबर 0, और R1 कैसे कैलकुलेट होगा, f ऑफ -1 से, f ऑफ -1 से होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, तभी तो होगा। अरे समझ गए कि नहीं, x माइनस ऑफ 1 से, ये करना पड़ेगा ना, तभी तो आप इक्वेट करते हो, समझ में आया, कंपेयर करके। तो ये चीज मैंने लिखा। अब f ऑफ -1 वहां पे रखो तो क्या हो जाएगा, a इंटू -1 की पावर 4 प्लस b इंटू -1 का क्यूब प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर प्लस d इंटू -1 प्लस e बराबर का 0। ये प्लस का 1 हो जाएगा तो ये प्लस a, ये माइनस b, ये प्लस c, वो माइनस d प्लस e बराबर 0। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, R2 भी निकाल लेते हैं तब कुछ समझते हैं। R2 बराबर 0, R2 में क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 बराबर 0 हो जाएगा। f ऑफ 1 रखो जरा, a 1 की पावर 4 प्लस b 1 की पावर 3 प्लस c 1 की पावर c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस d इंटू 1 प्लस e बराबर में 0। ये क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर का 0। अभी तो आपका प्रूफ नहीं हुआ, शो तो ये करना है ना आपको, ये चीज तो शो नहीं करना था। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करें ताकि चीजें मिल जाए, इसे हम इक्वेशन नंबर पहला कह देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर दूसरा कह देते हैं, ठीक है। एक बार एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं ताकि क्या होगा पता है कैसे, मुझे समझ में आए। ये देखो, जैसे इसको जोड़ेंगे ना तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, तो बी और डी जैसे कैंसिल हो जाएगा, ए सी ई में आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के जुड़ जाएगा, लेफ्ट हैंड के साइड। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगा, राइट हैंड साइड के साथ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, ऐसा क्यों किया, कई लोग के मन में आएगा कि जोड़ क्यों रहे हो, क्या मतलब मिलेगा। तो ऐसा समझो, अगर हम कहें 5 बराबर 3 प्लस 2 ऐसा लिखा हुआ है, और कहीं 8 बराबर लिखा 5 प्लस 3, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, स्टेटमेंट अपने आप में सही है। इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ जाएगा, राइट हैंड साइड जुड़ जाएगा। तो ये किधर आ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा, और इधर 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3। तो जो ये रिजल्ट आया, क्या ये गलत आ गया, नहीं ये भी सही है, यानी 13 लेफ्ट हैंड साइड में और 13 राइट हैंड साइड में। तो इन दो स्टेटमेंट से एक नया स्टेटमेंट बनाया गया मैथमेटिकली, जो अपने आप में अलग से सही है, क्योंकि 13 बराबर 13 भी होता है, समझ में। तो यही इसीलिए हम लोग करते हैं। कई बार बच्चों के मन में ऊट पटांग सवाल आता है, वो सर ऐसा पूछते हैं ऑफलाइन में भी कि सर यहाँ से इक्वेशन 1 निकाले, यहाँ से इक्वेशन 1 निकाले, फिर दोनों जोड़ दे रहे हो, क्यों जोड़ रहे हो, जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि जब जोड़ोगे ना तो आपको एक नया स्टेटमेंट मिलेगा, और वो स्टेटमेंट अपने आप में सही होगा, समझ में आ रही बात, इसीलिए हमने जोड़ा। तो जैसे ही जोड़ोगे तो देखो, माइनस बी माइनस बी से कट जाएगा, और वो माइनस डी और ई कट जाएगा, तो आपको सिंपली क्या मिलेगा पता है, a प्लस ए 2a प्लस बी वाला कैंसिल, c प्लस सी 2c प्लस डी वाला कैंसिल, e प्लस ई 2e, और 0 प्लस 0 बराबर 0। यहां से 2 कॉमन ले लो तो a प्लस सी प्लस ई बराबर 0/2 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये आपका पहला स्टेटमेंट पूरा हो गया, a प्लस सी प्लस ई बराबर 0 आ गया। दूसरा, अब हम बी और डी चाहिए। बी और डी कब आएगा पता है, बी और डी को बचाना, ए सी ई को हटाना है, तो ए और सी ई को तब हटाएंगे जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो क्या मिलेगा, एक काम करें, फर्स्ट में से सेकंड घटाएं या सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट घटा देते हैं, यानी दूसरे में से पहला घटाएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे में से पहला, दूसरे में से पहला घटाओगे, दिस माइनस दिस, तो माइनस होगा, तो इन सब का साइन चेंज होगा, इसका माइनस हो जाएगा। एक काम करते कर ही देते हैं इसको सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा पता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस
प्लस ई में से घटाया जाएगा ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई बराबर में 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो ये देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बी बचेगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बी 2b ये प्लस डी ये प्लस डी प्लस 2d बराबर में 0। तो यहां से b प्लस डी बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं और इसे इक्वेशन नंबर 4 दे रहा हूं। तो देखो इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 0 के बराबर है, तो ये भी आपका आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको मैं यहां पे लिख दूं, आपको आई होप दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लूं कैमरे में। हाँ थोड़ा सा जगह तो है बट देख लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम कहां से थर्ड एंड फोर्थ से आप फाइनली लिख सकते हो क्या a प्लस सी प्लस ई बराबर b प्लस डी और बराबर में 0। ये बार आप लिख सकते हो, समझ में आया? ये आप लिख सकते हो। आई होप आपको कैमरे में दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा है ना, थोड़ा सा कट रहा है तो मैं उसे एडजस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है? समझ में आ गया? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, समझो। ये सवाल में बोला था x स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो जब इसका फैक्टर है तो आपको ये प्रूफ करना था। हमने क्या किया, x स्क्वायर माइनस 1 को दो हिस्से में तोड़ा, एक a प्लस बी एक a माइनस बी से, फिर ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा। उसको देखते हुए हमने r1 r2 अपने मन से मान के और r1 r2 निकाल के उसके इक्वेट कर दिया 0 से, तो ये आपका इक्वेशन बना, ये आपका बना। फिर हमने देखा हमारा अभी भी रिक्वायरमेंट्स पूरा यहाँ जो शो करना था, जो प्रूफ करना था वो अभी नहीं हुआ। तो एक बार हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया इक्वेशन को और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों ही 0 के बराबर थे। जब दोनों ही 0, जैसे मैं कहूं मैं लल्लन के बराबर हूं, लल्लन कोई नाम एज्यूम करो यहाँ पे बराबर, मैं लल्लन के बराबर हूं, आप भी लल्लन के बराबर हो, तो हम तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। नहीं समझ आया? मैं लल्लन के बराबर हूं, आप भी लल्लन के बराबर हो, तो मतलब हम आपस में भी बराबर हो गए और लल्लन के बराबर भी हो गए, तो तीनों आपस में बराबर हो गए, इसीलिए तीनों चीज लिख दिया। समझ में आया? तो ये बराबर 0 के था, ये बराबर 0 लल्लन है, ठीक है? लल्लन क्या है? 0 है, ठीक है? लल्लन। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपस में तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चले आगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखना, ये 14 और 15 क्वेश्चन, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। इनमें से कोई एक मैं बताऊंगा और एक बता चुका हूं इसी सेम टाइप का। एक बार क्वेश्चन तो पढ़ो विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना, प्रूफ करना है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। समझ में आया? वही सेम क्वेश्चन आगे भी है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है? तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है? इन दोनों में से मैं लास्ट वाला बता दे रहा हूं, 15 वाला, 14th वाला आप खुद कर लेना, ठीक है? तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -3 को हम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे तो आपको समझ में आता है, इसको स्प्लिट करेंगे, प्लस 2x है, ठीक है? तो ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। 3 का एक बार हम करेंगे, 3 1 जा 3 और उसके बाद 1 1 जा 1, यानी 3 और 1 में स्प्लिट होगा। तो x स्क्वायर 2 को हम किस में कर रहे हैं, 3 - 1 में, ठीक है? और -3 बराबर में 0, ठीक है? आगे समझ में आया? ये इधर अच्छा करना था, इधर कर ले रहा हूं, x + 3 - 1 × x - 3, इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे, x स्क्वायर + 3x - x - 3। अब पेयर बनाएंगे, x कॉमन लेंगे, x + 3 एक ब्रैकेट में, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, x + 3 एक ब्रैकेट में। इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 3 बाहर निकालो, अंदर बचेगा x - 1। अब इन दोनों में, ये दोनों प्रोडक्ट में है, अब इनको इंडिविजुअली इनके साथ क्या निकालो, रिमाइंडर निकालो, ठीक है? तो आप निकाल लोगे, यहां स्टेटमेंट लिख दूं आप या कर ही दूं, जल्दी बताओ। इस सवाल को ना कराऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि इसका एक टाइप करा दिया हूं, फिर भी मैं करा देता ताकि आप ऊपर वाला कर पाओ, ठीक है? चलो, x + 3 और x - 1 है, किसको कर रहा है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है? ताकि अगर ये इंडिविजुअली अगर इसको फैक्टराइज कर ले रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या करेगा, इसको डिवाइड कर लेगा। आगे चले, चलो ध्यान समझो, देखो कैसे। इफ x + 3 and x - 1 divides x की पावर 4 + 2x³ - 2x² + 2x - 3, then remainder r1 and r2 is given by, कैसे दिया जाएगा, देखो r1 बराबर कैसे आएगा, f of -3 से, एंड अभी r2 निकालेंगे, r1 पहले निकाल लो, f of -3 दैट मींस -3 की पावर 4 + 2 की इंटू -3 का क्यूब -2 इंटू -3 का स्क्वायर + 2 इंटू -3 ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 27, 27 × 81, -81 + 81 प्लस, क्योंकि पावर इवन है, और ये क्या हो जाएगा, -27, 27 दूना 54, -54, ठीक है? और ये +9, 9 दूनी 18, -18,
ठीक है, ये -6 और वो -3, इन सब को जोड़ो 81 आ जाएगा। जोड़ लो आप, देखो 4 8 4 12, 12 6 18 19 20 21, कैरी 1 सॉरी 1 कैरी 2, और ये 5 1 6 6 2 8, 81 आ गया। तो प्लस 81 माइनस 81 करके क्या आ गया 0, R1 0 आ गया। ऐसे ही आप R2 निकालो। R2 कैसे निकालोगे, ये मैं आपके टास्क दे रहा हूँ। R2 बराबर कैसे आएगा, f(1) से आ जाएगा। f(1) कैलकुलेट करना, R2 भी 0 आ जाएगा। तो आप लिखोगे R1 and R2 are 0, this means x plus 3 and x minus 3 exactly divides this polynomial, then product of this also divides this polynomial। ओके, ये फाइनली आंसर लिख के आप स्टॉप कर दोगे। अब इसमें से आप पहला वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, 14th वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इस वजह से मैं आप पे कुछ टास्क छोड़ दे रहा हूँ। आगे चले। हाँ, तो अब ध्यान देना, ये 19th क्वेश्चन है। ये आगे हम जो 2 क्वेश्चन कराएंगे आपको प्रैक्टिस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इस सवाल को हम दो मेथड से बताएंगे, ठीक है। एक तो आपका नॉर्मल किताब में जो दिया है उस तरीके को मैं बहुत बाद में बताऊंगा, और एक पहले शॉर्टेस्ट वे बता दूंगा, ताकि आप लोग ऐसे सवाल कंपटीशन वगैरह में सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो अब आप ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अभी अगर आप देखोगे ना तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो, इसको फैक्टराइज करो, 2 फैक्टर में तोड़ो और आप रिमाइंडर निकालो। क्या दोनों के द्वारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा? तो नहीं आएगा, ठीक है। या आएगा भी तो चलो ठीक है। तो अगर मान लो रिमाइंडर 0 भी आ जाता है, यानी ये कंप्लीटली डिवाइड भी कर देता है, तो उस समय आपका क्या आंसर हो जाएगा, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड। तो आप 0 सबट्रैक्ट करोगे, है कि नहीं। वैसे ये करेगा नहीं, समझ में आया। जब ये नहीं करेगा, आपको चेक करना है, मैं चेक करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। पर इस सवाल को सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार हम, कई बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं एक बार अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख के आपको समझा देता हूं। लेट अस सपोज यहाँ पे 48 है और इसको 3 से डिवाइड करें। एक बार डिवाइड करो जरा, 3 1 जा 3, 1 आ गया। और ये एक दूसरा नंबर लेते हैं, रुक जाओ, 48 या 39 ले लेते हैं। 39 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये 2 1 जा 2 क्या आ जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और ये 19 आएगा, 2 9 जा 18, आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब मैं इसी सवाल में आपसे एक सवाल करता हूं कि 39 में कितना हम सब्ट्रैक्ट कर दें कि वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल। अभी क्या एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है? नहीं। तो क्या बच रहा है आपका, एक ही रिमाइंडर बच रहा है ना। अगर हम उसको 39 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या अब एग्जैक्टली डिविजिबल होने लगेगा? हाँ, होने लगेगा। तो चेक करें एक बार, चलो देखो 39 माइनस 1 किया तो कितना आ गया 38, और अब 38 को एक बार डिवाइड करें 2 से, तो देखो 2 एकम 2, 1 कैरी और 8 आ गया, 2 9 18। अब देखो क्या गया, रिमाइंडर 0, दैट मींस अब 38 क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। सेम ऐसे ये सवाल है। अब इस सवाल में क्या हो रहा है, जैसे आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आपने यहां पे समझा, ठीक वैसे ही अलजेब्रा में ये पॉलिनोमियल पे भी अप्लाई होगा। क्या होगा, ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पे हमने कहा 39 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो जो रिमाइंडर आया आपने उसको इस नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे, फिर उसके बाद ये डिविजिबल हो गया। समझ में? ठीक वैसे ये आपका सवाल सॉल्व होगा। समझ में आया? तो इस सवाल को एक बार नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, सॉल्यूशन आप ध्यान दो। आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन आपको इस पॉलिनोमियल कितना सब्ट्रैक्ट करे ताकि ये इससे डिविजिबल हो जाए। तो चलो एक बार हम डिवाइड ही करते हैं, देखते हैं 2x² प्लस x लॉन्ग डिवीजन से, ठीक है। कर लेते हैं इस सवाल को एक बार लॉन्ग डिवीजन से, ताकि आपका क्या हो जाए, आसान हो जाए। -6x² प्लस x -5। आपको पता है ना लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है, एक बार मैं चेक कराऊं इसका। ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हाँ है, पहले पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ। तब आप क्या करते हो, इसका पहला टर्म उठा के यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। उसके बाद ये जितना आएगा 2 हो जाएगा, और x² से x² हो जाएगा, यानी 2x² आ जाएगा, है ना। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2x², फिर इस 2x² को इस सब से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो भी बचा है। तो 2x², 4x², 2 इसमें प्लस 2x³ माइनस 2x², ठीक है, यही आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस -4x³ ये प्लस, और ये -4x² प्लस x -5। अब इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म उठाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका -4x³ डिवाइड बाई 2x², क्या आ जाएगा, -2, और ये x, तो -2x जाएगा। तो -2x का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -4x³ माइनस
2x² प्लस 2x, ठीक है, ये आ जाएगा, इसका साइन प्लस, इसका माइनस। ये पहला हमेशा कट जाएगा, दूसरा जरूरी नहीं कि कटे, या कट भी सकता है, ठीक है, लेकिन पहला जरूर कटना चाहिए, क्योंकि आप ये करते हो ताकि ये पहला टर्म कट जाए। नहीं कट रहा है दैट मींस आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, जो ये सॉरी छिपे वाला काम कर रहा है, ठीक है। चले आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो -2x²। यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा बताओ, -x हो जाएगा और ये -5 आ जाएगा। फिर -2x², इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, -2² को 2x² से करोगे तो -1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, -1। फिर मल्टीप्लाई करो तो ये -2x² -x, फिर ये +1 है कि नहीं, ये हो जाएगा। फिर साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस भी, ये भी कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, -6 आ गया, यानी आपका रिमाइंडर कितना है, -6 है। देखो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो आपसे सवाल पूछा था व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्ट, तो आपको क्या लिखना है, -6 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। एक बार चेक भी कर सकते हो आप। तो क्या आपका यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है, क्या आंसर खत्म हो जाता है, आपके सवाल में पूछा था ना कि क्या सबट्रैक्ट करेंगे, तो आप सीधा आंसर बताओगे -6 सबट्रैक्ट, if -6 subtract from इसका नाम हम fx दे रहे हैं थोड़ी देर के, ठीक है, इतना बड़ा पॉलिनोमियल लिखने से अच्छा fx लिख दें। if -6 is subtract from fx then it will completely divisible, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या किया हमने, ये चीज। अब इसको एक बार चेक करें क्या कि सच में आंसर आपका यही, सॉल्यूशन यहीं पे खत्म हो गया। अब हम चेक करवा रहे हैं क्या सच में ऐसा हो जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, इस पॉलिनोमियल में -6 सबट्रैक्ट करेंगे तो -6 क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, ध्यान से देखो, कई बच्चे अभी देखो यहाँ पे भी गलती करेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। जब आप इसमें से -6 सबट्रैक्ट करोगे तो ये +6 हो जाएगा, और +6 -5 +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया, लेकिन आप देखोगे तो पहला 2x², तो ये 4x पावर माइनस प्लस में 2x³ -2x², ये हो जाएगा माइनस ये प्लस, ये आपका -4x³, ये कितना हो जाएगा, +4x² प्लस x प्लस 1। फिर यहां से यहां पहला डिवाइड करेंगे तो -2x अपने आप आ जाएगा, फिर -2x मल्टीप्लाई करोगे तो -4x³ -2x² प्लस 2x, ये हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसल, ये 6x² हो जाएगा क्या, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो तो ये चीज आपका मिल जाएगा 2x 6x², फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये -6 ये -x और ये +1, यही हो जाएगा क्या, आई होप यही होगा, है ना। यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक हो रहा है, 6 नहीं आना चाहिए, क्या हो गया है देखता हूं, मैं चेक करता हूं। 2x² 2 4 और ये 2 और ये 4 हो गया, -4 हो गया, ठीक है, -4 और 2, ठीक है, यहां तक सही चल रहा है। -4 हो गया और -4 हो गया, तो यहाँ 4 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे तो 2 होगा ना, वो भी -2, सॉरी ये तो यहाँ से उतारा गया, ये माइनस का, ये ध्यान दो, ये गलती हुआ, तो ये प्लस और ये -4 होगा, हाँ अब सही है। तो ये -4 होगा और ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, आई थिंक क्या हो जाएगा, -2। अब फिर उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, -2x² और -x और +1, है ना। फिर साइन चेंज करोगे, ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब आ गया क्या, रिमाइंडर आपका 0। देखो वेरीफाई भी हो गया, समझ में आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये था पहला मेथड। अब करेंगे हम दूसरे मेथड से, जो अभी तक हम जान रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कह रहा है व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस fx व्हेन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2x²। एक बात बताओ, इफ 4x power 4 -2x³ -6x² plus x -5 is divisible by 2x² plus x -1, then remainder comes, रिमाइंडर कैसा आएगा पता है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो जो रिमाइंडर आएगा ना उसकी डिग्री हमेशा 2 से कम रहेगा। तो रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर कम्स हैविंग डिग्री लेस देन 1, लेस देन 2, या अगर आप लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू 1 भी इसे लिख सकते हो, समझ में आया। तो लेस देन
टू, 2 से कम डिग्री होगी। तो 2 से कम डिग्री वाले एक पॉलिनोमियल को जब आपको मानना हो ना, इधर एक बात नोट करके लिख लो, अगर कभी भी आपको कोई पॉलिनोमियल मानना हो जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है, तो आपको ऐसे मानना पड़ेगा ax प्लस बी, ताकि क्या हो, a आपका a और b कुछ कांस्टेंट है, x की पावर 1 है, ठीक है। अगर कभी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानना होगा तो ax स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए प्लस bx होना चाहिए, पावर 1 घट गया, प्लस उसके बाद कांस्टेंट c कुछ हो, समझ में। अगर क्यूबिक मानना हो तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसा कुछ हो जाएगा, समझ में। तो ऐसे मानेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके कुछ कोफिशिएंट a डाल दिया, फिर उससे कम वाला कोफिशिएंट, फिर उससे कम वाला वेरिएबल, सॉरी क्या कर रहा हूं, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल लिखेंगे, फिर उसका कुछ कोफिशिएंट, फिर उससे कम डिग्री वाला वेरिएबल लिखेंगे, फिर उसका कोफिशिएंट, ऐसे लिखते जाएंगे कांस्टेंट तक, समझ में। तो अब आपने ये चीज देखा है, ये चीज कहां से देखा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल इससे डिवाइड किया जा रहा है, ये डिवाइजर है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा इसकी डिग्री से कम होगी। ये कहां पे हमने पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम का पहला पॉइंट है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी, लेस होगी, तो लेस होगी दैट मींस क्या होगी, 2 इसकी डिग्री है तो उसकी डिग्री 1 होगी। अब आप कहोगे क्या पता कांस्टेंट भी आ जाए, तो आपने ax प्लस b माना है ना, तो उस टाइम a अपने आप 0 आ जाएगा, a 0 आ जाएगा तो मतलब कांस्टेंट ही आ जाएगा। जैसे -6 इसमें आया तो इसमें a पक्का 0 आएगा, जैसे मैंने आंसर चेक कर लिया इसलिए बता रहा हूं, समझ में। तो क्या है कि ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, तो हम मान लिए कि उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 से कम हो जाएगी, एंड क्या बोलो था, देन रिमाइंडर कम्स हैविंग डिग्री लेस देन 2, एज्यूम ax प्लस b है आपका, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, तो अब इसके बाद अगर आपने ये आपका रिमाइंडर आता है तो इसी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो एक नया fx है, ये इसे आपने fx दिया तो gx एक नया दे रहे हैं, fx माइनस क्या कर देते हैं ax प्लस b। तो इस समय हियर gx मस्ट बी डिविजिबल बाई किससे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इससे कंफर्म है डिविजिबल होगा ना, क्योंकि आपने fx में ये चीज सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमाइंडर को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक नया पॉलिनोमियल मिला जिसका नाम हमने gx दे दिया, तो gx अब कंफर्म है, वो किससे डिविजिबल होगा, इससे, है कि नहीं। आपने रिमाइंडर एज्यूम कर लिया, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया पहले से ही, और उसके बाद आपने ये कर दिया। अब रिमाइंडर निकालते हैं, कैसे होगा, तो अभी fx एक बार सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस ax प्लस b। अब क्या अप्रोच रहेगा ये भी दिखाता हूं, ठीक है। अब समझो, इसमें a और b ही तो अननोन है, यही तो है आपका रिमाइंडर ना, a और b अननोन है, अगर a और b पता चल जाए तो हम बता देंगे कि यही चीज हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां से अब इसको एक बार फैक्टराइज करो, क्या करो, फैक्टराइज करो। कैसे फैक्टराइज होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये -2 आ जाएगा, -2 को आपको तोड़ना है सच दैट कि क्या होना चाहिए, ये +1, तो ये यहाँ पे 1 है ना, तो +2 -1 में तोड़ दिए, ठीक है, ताकि ये 1 हो जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे -2 आ जाएगा, 2 × -1, ठीक है, यहाँ पे x भी रहेगा। अब इसको देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 पेयर बना लो, उसके बाद ये 2 कॉमन कर लो, 2x कॉमन कर लो, 2x कॉमन, x प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन करोगे तो x प्लस 1 बचेगा, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, तो x प्लस 1 बाहर निकालो तो 2x माइनस 1 आ जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं कैमरे में चेक कर लूं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये इतना क्या समझ में आ रहा है, तो ये आपका 2 फैक्टर मिले। अब यहां से जब ये इस पॉलिनोमियल का जो ये फैक्टर मिला, क्या मिला, x प्लस 1 और 2x माइनस 1, तो यहीं पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको इरेज करके ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि इसके जो बराबर आया है वो क्या आया है, x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1, या प्रॉपर लिख के मेंशन करोगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस लिखोगे जो मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि मेरे पास अभी जगह की जरूरत है। आगे चले, तो आपका ये इससे, अब देखो ये अब इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको पूरा, तो दैट मींस ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके हिसाब से अगर हम रिमाइंडर निकाले तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो यही कर रहा हूं, तो g ऑफ -1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर आप क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है ना कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आपने रिमाइंडर जब माइनस कर दिया तो नया जो पॉलिनोमियल मिला वो एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रहा है, ऐसा आप कह रहे हो, ठीक है। समझ में आया, कई लोग को समझ नहीं आया होगा, मैं एक बार पहले फिर से समझा दूं। देखो
अभी तक जो मैंने किया फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सब लोग कंसंट्रेट करो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि घिचपिच हो जाती है चीजें या कंसंट्रेट नहीं हो पाती, तो सब लोग कॉपी और पेन रखो और इधर ध्यान दो। सवाल में कह रहा था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, सवाल सबको समझ में आया, पॉलिनोमियल ये है, इसको कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए कितना सब्ट्रैक्ट करें। अब हमने मान ही लिया कि वो जो रिमाइंडर आया होगा पहले से एज्यूम कर ले रहे हैं ax प्लस बी होगा। अब इसमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए अब हम आगे प्रोसेस बढ़ा रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्टली रिमाइंडर तो पता चल जाए, क्योंकि वही रिमाइंडर इतना ही तो बताना है फाइनल आंसर। तो अब इसको ढूंढने के लिए हमने क्या किया, एक नया gx नाम दे दिया जिसमें हम fx माइनस ये कर दे रहे हैं। जैसे रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करोगे दैट मींस ये आपका नया पॉलिनोमियल gx मिल गया। अब जो gx है ना वो क्या करेगा, उसे ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो जब ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो अब हम क्या निकालना है, इसी से रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं कि जो आपका ये पॉलिनोमियल है ये वाला यहीं पे लिखा और ये दो ब्रैकेट के साथ है, तो अब एक बार इंडिविजुअल इसको डिवाइड कराएंगे, एक बार इसको इंडिविजुअल डिवाइड कराएंगे। तो डिवाइड कराने के बाद जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि आपने ये पॉलिनोमियल बोल ही दिया कि ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, चलो अब g ऑफ -1 निकालते हैं। g ऑफ -1 कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या पुट करो, -1 पुट कर दो। तो देखो 4 इंटू -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 की पावर 3 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस का 5 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, +4 ये माइनस माइनस +2 ये -6 ये -1। अच्छा अभी a और b नहीं लिखा ना, -ax -b भी बराबर 0, ये भी तो है क्योंकि gx पूरा का पूरा है। तो अब इसके बाद -6 और उसके बाद -1 फिर -5 -ax -b, x की जगह -1 रखेंगे यहाँ भी, तो x की जगह क्या रखेंगे, -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a माइनस बी हो जाएगा बराबर में 0। ये कितना हो जाएगा जरा एक बार जोड़ो, -6 -7 7 5 12 -12 और 6 तो -6 उधर जाके +6 a -b बराबर प्लस का 6। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कैसे करेंगे, तो अब 2x -1 से, इतना आपको शायद दिख रहा होगा, है ना, कैमरे में दिख तो रहा है। अब दूसरा क्या करेंगे, 2x -1 की मदद से निकालेंगे, ठीक है। नाउ g ऑफ कितना आना चाहिए, -1/2 डायरेक्ट बोल दूं, सॉरी +1/2 है ना, +1/2 क्या हो जाना चाहिए, 0। ये कैसे किया पता है, रिमाइंडर थ्योरम से, क्योंकि अगर हम इस fx इतने को डिवाइड करेंगे दैट मींस रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट होगा, तो g ऑफ 1/2 से, g ऑफ 1/2 किसके बराबर करेंगे, 0 के। क्यों, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इस वजह से मैंने g ऑफ 1/2 0 के बराबर कर दिया। अब g ऑफ 1/2 कैलकुलेट करो, 4 इंटू 1/2 का पावर 4 -2 इंटू 1/4 की पावर 3 और -6 इंटू 1/2 होना 1/2 की पावर 2 और उसके बाद +1/2 माइनस का 5 फिर उसके बाद -ax -b बराबर में 0। x की जगह पे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 पुट कर दिया। ओके, अब इसको जरा सॉल्व करो। ये 4 मतलब 2 की पावर 4 बोले तो 16 और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 और 2 4 जा दैट मींस 1/4 हो जाएंगे। यहाँ पे -3 सॉरी ये -3 नहीं 2 2 जा 4 -6/4 -6/4 हो जाएगा। ये +1/2 -5 -a/2 माइनस का b बराबर में 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, +1/4 -1/4 से। इन सबको जरा एक बार जोड़ो, एलसीएम यहाँ भी 1 लिख दे रहा हूं, तो 4 2 और यहाँ 1 2 2, ये सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, है कि नहीं, 4 आपका एलसीएम हो जाएगा। थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पे एडजस्ट करो। एक बार चेक कर लो कैमरे में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ तक देख लेते हैं। तो ये आपका -6 हो जाएगा, ये आपका 2 2 जा 4 +2 हो जाएगा, ये आपका +4 -20 हो जाएगा, ये आपका 2 2 जा 4 और -2a हो जाएगा, ये -4b हो जाएगा बराबर में 0। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे अब थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये -6 +2 -20 ये तो ऐसे ही रहेंगे, तो -20 और -6 -26 में 2 घटेगा तो -24 और ये इधर आके +24, तो -2a -4b बराबर 24, ठीक है। ये वाला पहले उधर जाके 0 ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, एक स्टेप खा गया, समझ में आ गया, ठीक है। ये इधर भेज के 0 कर लो, फिर इसको सॉल्व करो, आपको ये आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेके और भी इजी करेंगे, तो -2 कॉमन लिया, तो a+2b हो जाएगा, a+2b बराबर में 24। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा,
माइनस का 12 आ जाएगा। तो a प्लस 2b बराबर में -12। तो ये इक्वेशन नंबर पहला था आपका, ये इक्वेशन नंबर दूसरा आ गया। अब यहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को खाली इरेज कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ताकि आपका वैल्यू निकल जाए। तो आप लोग ध्यान देना, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। क्या आया पहला इक्वेशन? यहां से हम a की वैल्यू क्या करेंगे? b प्लस 6 पुट करेंगे उसमें। तो a की जगह हमने क्या पुट कर दिया? क्या पुट किया? a बराबर b प्लस 6 पुट a बराबर b प्लस 6 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जैसे पुट करोगे तो इक्वेशन 2 कैसे दिखेगा? b प्लस 6 प्लस में 2b बराबर में माइनस का 12। तो यहाँ पे b और b 3b और ये 6 उधर जाके घटेगा तो माइनस और ऐड हो जाएगा, तो माइनस 18। तो b बराबर कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। हो गया। अब उसके बाद इसको चाहे इसमें पटको चाहे इसमें, तो इसमें बेहतर है पटक दो, क्योंकि पुट क्या कहा? पुट b इक्वल टू -6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है? a माइनस b बराबर 6 है, तो b बराबर क्या पुट करेंगे? माइनस का 6 बराबर में 6। a प्लस 6 बराबर 6, उधर जाके घट के a की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो अभी आपका a और b की वैल्यू आई, बट आपने क्या माना था? रिमाइंडर आपने ये माना था, तो आपने यही सब्ट्रैक्ट किया है ना। तो आप फाइनल आंसर क्या दोगे पता है? क्या दोगे? तो आप दोगे आंसर ax प्लस b, दैट मीन्स 0 इंटू एक्स प्लस -6 बराबर क्या आ जाएगा? -6। तो आप यहाँ पे अब आप लिखोगे हेंस -6 इज सब्ट्रैक्टेड फॉर एग्जैक्ट डिविजिबल। समझ में आया? अब जाके आपका ये दूसरा मेथड समझ में आया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन आपको पहले से ही पता था, ये एक पॉलिनोमियल था, ये एक पॉलिनोमियल है जिसको कह रहा है कि आप इस पॉलिनोमियल को कितना सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि इससे डिविजिबल हो जाए। एक पहला तरीका मैंने बताया कि इसको इससे नॉर्मली डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, उतने को ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में? तो दूसरा तरीका फिर हमने क्या बताया? हम मान लेते हैं कि रिमाइंडर आपका क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री में मान लेते हैं ax प्लस b होगा। ax प्लस b क्यों माना? क्यों नॉर्मल b नहीं माना? क्यों ax स्क्वायर प्लस b क्यों नहीं माना? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम कभी भी ये कहता ही नहीं कि डिग्री जो होगी रिमाइंडर का वो बराबर भी आ सकती है, वो कह रहा है कम ही आएगी। ठीक है, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से हमेशा कम आएगी, इसीलिए इसकी डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री 1 में सारा का सारा मान लिया। ठीक है, समझ में? ax प्लस b हमने समझाया भी था इधर कि जब भी डिग्री 1 का मानना हो, 2 का मानना हो, 3 का मानना हो तो किस तरह से मानेंगे। समझ में आया? तो आपने क्या माना? ax प्लस b रिमाइंडर होगा। फिर हमने कहा जब ax प्लस b रिमाइंडर आ गया, अगर हम उस fx में से ax प्लस b अगर घटा दे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। ये अब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। किससे? इससे। तभी तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको फैक्टराइज करके इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। वो फैक्टर आपका ये आ जाता है। ठीक है, x प्लस 1 और 2x माइनस 1। फिर उसके बाद इंडिविजुअली हम सबको डिवाइड करके a और b की वैल्यू निकालते हैं, जहां a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6। फिर उसके बाद ये आपका रिजल्ट आ जाता है -6। फिर हमने आंसर बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। ये क्वेश्चन करा व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में क्या था? कितना सब्ट्रैक्ट करें, अब कह रहे कितना ऐड करें। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं एक बार पहले अलजेब्रिक से फिर से समझाता हूं। जैसे 39 है और आपका लेट अस सपोज आपका 39 है और इसको किससे डिवाइड कर रहा है? 2 से। तो 2 1 जा 2, आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 9, 2 9 जा 18, ये बना जाएगा। आप भी कहोगे मास्टर कितना डिवीजन वगैरह में वो हो रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इतना मत ऐसा करो, है ना। चलो आगे। तो क्या कर रहा हूं? ये आपका 19 आ जाएगा, ये आपका 1 और ये आपका 2। तो अब ध्यान दो, सब्ट्रैक्शन, जब कभी सब्ट्रैक्शन पूछेगा ना तो आप नॉर्मली रिमाइंडर बता दो कि ये हमने 39 में क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया 1 को। अब जब पूछा जाए कितना ऐड कर रहे हो तो आप एक काम करो, यहां प्लस लगाओ और -6 को दे दो। क्या कहा मैंने? जो रिमाइंडर आया उसमें एक माइनस हमने दिया। अगर सिर्फ पूछे कितना सब्ट्रैक्ट किए तो आप आंसर सिर्फ 1 बताओगे। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कितना ऐड किए तो अब आप प्लस लगा के इस माइनस को अंदर दे दो। -1 को हमने ऐड किया, तो यानी क्या किया पता है? जब ऐड का सवाल पूछे, अब आप हमेशा याद रखना, जब आपको ऐड पूछे तो रिमाइंडर जो आएगा ना बस उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, बोल दो उतना ऐड करेंगे। और जब आपसे पूछे कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा तो नॉर्मल जो रिमाइंडर आया हो वही आंसर बता दो। तो दोनों का एकदम उल्टा रिलेशन है। शॉर्टकट में याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब पूछा जाए कितना ऐड किया जाएगा तो आप माइनस ढकेल के यानी माइनस मल्टीप्लाई करके बता देना। ठीक है, और जब आपसे पूछा जाए कितना सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल जो रिमाइंडर आया है यानी प्लस के साथ वही बता देना। समझ में आया? तो ये होता है। आगे चले तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाथ से मिटाने पे बोर्ड ही काला पड़ जाता है, क्योंकि हाथ इतना काला है तो
क्या बता सकते हैं। आगे चले तो व्हाट मस्ट बी एडेड, तो इसको हम पहले तरीके से ही बताएंगे, दूसरा तरीका आपको खुद से लगाना है, ठीक है। तो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको नॉर्मली डिवाइड करो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, लॉन्ग डिवीजन से मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये डायरेक्ट लिखो x स्क्वायर से जाएगा तो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, साइन चेंज, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इससे करोगे तो कितने बार जाएगा प्लस 1 बार जाएगा, तो 1 बार एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये साइन चेंज हो गया, ये भी कैंसिल नहीं प्लस माइनस एक्स आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2 आ जाएगा। अब क्या जाएगा डिवीजन, नहीं जाएगा, तो आपका आंसर क्या आया, ये। आपसे पूछा कितना ऐड किया जाएगा, तो अब आप ये नहीं बता दोगे कि कितना, अगर यही सवाल पूछा जाए कितना सब्ट्रैक्ट किया जाता तो आप बताते माइनस एक्स प्लस 2, लेकिन ये क्या कह रहा है कितना ऐड किया जाएगा, तो आप बताओगे, क्या बताओगे, माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस 2, ठीक है। तो आप लिखोगे एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स माइनस 2 एडेड टू एफ एक्स, इसका नाम एफ एक्स दे रहे हैं, ठीक है। व्हेन एक्स माइनस 2 एडेड टू एफ एक्स देन इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई, कंप्लीटली डिविजिबल बाई किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। दूसरा तरीका आपको खुद से करना है, क्या करना है कैसे समझा देता हूं। ax प्लस बी आप रिमाइंडर मान लो और उसके बाद इसको इसमें जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दो, प्लस कर लेना। क्या करोगे, ये x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में प्लस करेंगे ax प्लस b को, ठीक है। अब इसमें अपने आप a और b की साइन आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको फैक्टराइज करो, इंडिविजुअली इनका रिमाइंडर 0 के बराबर करो, फिर उसके बाद a और b की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप इसमें पुट कर लेना, आपको मिलेगा क्या पता है, x माइनस 2 डायरेक्टली आ जाएगा, यानी a की वैल्यू मैं बता दूं कितना आएगा 1 आएगा, b की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। समझ में आया, तो ये शॉर्टेस्ट तरीका, जब कंपटीशन वगैरह में पूछा जाए तो ऐसे कर लेना। बाकी जो बचा हुआ है, जैसे आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं, वहां पे मेंशन कर सकता है कि आपको किससे करना है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का यूज करके, तब आपको इसी तरीके से जाना होगा। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और उस सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो ध्यान देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 6.4 है, ठीक है, 6.4 है। अब ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग, ताकि आप लोग सॉल्व कर पाओ। ये 20 नहीं 25 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अब इधर है, ठीक है ये, और उनका आंसर देख लो, आपको यहीं जस्ट नीचे दिया हुआ है, आप लोग मैच भी कर लेना। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, चले आगे चलते हैं। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और आप सबसे यही अनुरोध करेंगे कि इस लेक्चर को एक बार अगर नहीं समझ में आए दोबारा देख लेना, ठीक है, दोबारा देख लेना। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाना, एक ही चीज पे स्टक नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे, एक टाइम आएगा जब रिवीजन करोगे ना आपको 100% क्लियर होगा। मैं जब अपने टाइम पे पढ़ता था, कई बार समझाता हूं कि फर्स्ट टाइम में बहुत कम चांस है कि आपको समझ में आए, लेकिन जब आप रिवीजन करते हो ना, यही वीडियो आप दोबारा जब देखोगे ना 100% आपको ये भरोसा देता हूं या यकीन दिलाता हूं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। यार यहाँ तक पहुंचने में यार कुछ तो अनुभव होगा, है कि नहीं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ ये आपका वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूं, मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।